चैप्टर 1271 टू 1280। निश्चित रूप से सभी ने एक आकृति देखी जो कोहरे में एक राक्षस की तरह थी। क्या वह वास्तव में भूत है? ये जिलान इस समय कहने से खुद को रोक नहीं सकी। तो क्या हुआ अगर यह एक भूत है? हम मार्शल कलाकार हैं जो सार्वभौम क्षेत्र की खेती करते हैं। कोई भी भूत कुछ भी नहीं है। यानफियांग ने उदासीनता से कहा, यदि वास्तव में कोई भूत है और प्रकट होने का साहस करता है तो केवल मृत्यु ही उसका इंतजार करती है। हालांकि यह आंकड़ा अकेला नहीं था। जल्द ही नदी की सतह पर कई अन्य भूतिया आकृतियां दिखाई देने लगीं। इन भूतों की आकृतियों में एक भयानक आभा थी जो आकाश में उड़ती थी। यहां तक सबसे कमजोर व्यक्ति भी कम से कम कानून अभिव्यक्ति दायरे के 9वें स्तर पर था। जिस क्षण से भूतिया आकृतियों ने अपनी ताकत प्रकट की, सभी ने राहत की सांस ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि भूतिया आकृतियां शक्तिशाली होते हुए भी उनकी शक्ति का कम से कम अनुमान लगा सकती थीं। वे जो जानते थे वह डरावना नहीं था। जो वास्तव में डरावना था वह अज्ञात का भय था। यह पूरी तरह से पूरे व्यक्ति को निगल सकता है। भूतिया आकृतियां तेजी से नदी की सतह पर उड़ गईं जैसे कि वे समतल जमीन पर चल रही हों। हालांकि ये भूतिया आकृतियां उड़ नहीं सकती थीं। यह पहले से ही सभी की अपेक्षाओं से परे था कि वे रक्त नदी पर दौड़ सकते थे। वे जहाज पर चढ़ने वाले हैं। सभी लोग सावधान रहें। इस समय हर कोई कैसे नहीं समझ सकता था कि ये भूतिया साया उनके लिए आ रहा था। एक नज़र में वहां वास्तव में सैकड़ों भूतिया छायाएं थीं। उनकी संख्या लगभग बराबर थी, लेकिन बात यह थी कि इन भूतिया छायाओं में सबसे कमजोर ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर पर थी। इन योद्धाओं में सबसे कमजोर केवल ट्रांसेंडेंस दायरे के 7वें स्तर पर था। इसके अलावा वे विभिन्न जातियों और गुटों से आते हैं, इसलिए उनके लिए ईमानदारी से सहयोग करना असंभव था। हर कोई मूर्ख नहीं होता। उन्होंने जल्दी से इस संभावना के बारे में सोचा। अचानक उनके चेहरे पीले पड़ गए। क्या हम आज यहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाने वाले हैं? कुछ लोग ऐसे भी थे जो अधिक निराशावादी थे। यह संभव है कि यह एक जाल था। यह खजाने का जहाज उन सभी को मारने और उनकी मौत के लिए भेजने के लिए यहाँ था। हर कोई सावधान। ये कियान का उदासीन चेहरा ठंडा पड़ गया। ब्रेगार्ड, चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये जीलन स्पष्ट रूप से बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने ये जिवेन पर ध्यान दिया जो कानून घोषणा क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर थी। उन्होंने हीरोइन की तरह काम किया। लॉ मैनिफेस्टेशन रियल मास्टर्स के 9वें स्तर के इस समूह में केवल ये जिवेन ही उसे कुछ आत्मविश्वास हासिल करने में मदद कर सकती थी। हालांकि उसके पास कोई दुर्भावना नहीं थी। उसके पास एक बच्चे की मानसिकता थी। इस समय येक्षिवेन वास्तव में नहीं जानती थी कि हंसे या रोए। यह सुनकर थोड़ा घबराया हुआ हर कोई अपनी हंसी नहीं रोक सका। इससे तनाव कुछ कम हुआ। बूम! भारी लैंडिंग ध्वनि के साथ एक भूतिया छाया जहाज के नीचे आ गई और सीधे ऊपर छलांग लगा दी। तारों की रोशनी के नीचे काली छाया सीधे जहाज पर उतरी, जिससे भारी लैंडिंग ध्वनि हुई। कानून प्रकटीकरण दायरे के 7वें स्तर पर एक योद्धा चौकन्ना हो गया। उसका सिर भूत आकृति के पंजे से कुचल गया था। मस्तिष्क का सारा पदार्थ भूत की आकृति द्वारा अवशोषित कर लिया गया था और उसका मूल रूप सीधे प्रकट हो गया था। यह एक राक्षसी जानवर था। यह पता चला कि यह दानव कबीले का स्वामी था। इस समय वह अपने मानवीय रूप को बनाए नहीं रख सका और सीधे अपने मूल रूप को प्रकट किया। यह दृश्य असामान्य रूप से खूनी और क्रूर था। भले ही सभी ने इस तरह के खूनी दृश्य को कई बार देखा हो, लेकिन इस समय वे मदद नहीं कर सके, लेकिन एक खरगोश की मौत के लिए सहानुभूति की भावना महसूस कर रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वे बहुत कुछ सोचते, इस समय अन्य भूतों की आकृतियां भी उछल पड़ीं। पूरे खजाने के जहाज में सैकड़ों भूतों की आकृतियां दौड़ गईं। हालांकि खजाना जहाज का स्थान बहुत बड़ा था, वहां मूल रूप से सैकड़ों लोग थे। सैकड़ों भूतों की आकृतियों के साथ यह अचानक असामान्य रूप से भीड़ हो गया। योजना बना रहे हो। इस समय एक मजबूत आधा चरण दिव्य क्षेत्र मास्टर ने सीधे एक चाल चली। एक लंबे भाले ने सीधे एक भूत की आकृति को पकड़ लिया जो जमीन पर जा गिरी। जमीन पर चीखती हुई भूत की आकृति को देखकर उसके चेहरे पर कुछ खुशी भरी मुस्कान आ गई। क्या भूत नहीं, भूत भी दर्द से डरते हैं। हा 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 हा। यह भूत आकृति अपने भाले पर अत्याचारी क्यूई द्वारा जल्दी से मार दी गई थी। उसके शरीर पर कोहरे की परत छिन्न भिन्न हो गई, केवल उसके असली शरीर का पता चला। यह एक अजीब मानवीय प्राणी निकला। उसका शरीर चिकना और काला था और उसका चेहरा हड्डियों के थैले जैसा पतला था। उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा था, नुकीले दांतों से भरा हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। यह एक तरह का अनजान भूत जैसा लग रहा था। यह देखकर कि इस आधे कदम के दिव्य क्षेत्र के गुरु ने इस भूत की आकृति को मार डाला, हर कोई अचानक उत्साहित हो गया। भूतों की ये आकृतियां कहीं से भी आई हों, फिर भी उन्हें मारा जा सकता था। उनके लिए अगर उन्हें मार दिया जाता तो यह इतना भयानक नहीं होता। यह सोचकर सबका मनोबल एकाएक बढ़ गया। इस समय 1 दर्जन से अधिक भूतों की आकृतियां भी येजिवेन के समूह की ओर भाग रही थीं। हाँ, ये कियान नाजुक ढंग से चिल्लाए।
अनगिनत प्रतिभा सीधे उसकी लंबी तलवार से नीचे गिरती है, पूरी रात आकाश को रोशन करती है। इसने इन भूतों की आकृतियों को उनके असली शरीर को भी प्रकट किया। रात के आसमान के नीचे ये भूतिया आकृतियां बेहद भयानक लग रही थीं। पफ! तलवार की रोशनी सीधे एक भूत की आकृति के शरीर में जा घुसी और अचानक विस्फोट हो गया। यद्यपि ये भूत के आंकड़े कानून घोषणापत्र क्षेत्र के 9वें स्तर में हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट नहीं सीखा है। वे सभी सहज ज्ञान से कार्य करते हैं। इससे निपटना बहुत आसान है। तू जिवेन ने तुरंत सुराग देखा। ये भूतिया आकृतियां अच्छी गुणवत्ता की थीं। वे वास्तव में कानून अभिव्यक्ति दायरे के 9वें स्तर पर थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से क्रूरता और अज्ञानता से प्रभावित थे। दूसरे शब्दों में, उनके पास वास्तव में कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। यह अज्ञात था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वे इस रक्त नदी पर पैदा हुए थे और बड़े हुए थे, लेकिन इन भूतों की आकृतियों में एक तीव्र आक्रोश था। ये जिवेन को यह भी संदेह था कि ये भूतिया आकृतियां इन मृत लोगों की नाराजगी से बदल गई थीं। लेकिन सौभाग्य से, ये भूतिया साई कोई मार्शल आर्ट नहीं जानते थे। वे अपनी प्रवृत्ति के आधार पर लड़ रहे थे। हालांकि उनकी प्रवृत्ति पहले से ही बहुत भयानक थी, लेकिन घटनास्थल पर कौन लोग थे? यह कहा जा सकता है कि उनमें से लगभग सभी अपने अपने बलों के शीर्ष प्रतिभाशाली थे। उन्होंने जो भी मार्शल आर्ट सीखी थी, उनमें से प्रत्येक पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली थी। यदि इन मार्शल आर्ट का प्रसार होता तो यह एक खूनी तूफान का कारण बनता। इसके अलावा इन मार्शल आर्ट द्वारा प्रदर्शित शक्ति उसी क्षेत्र के विशेषज्ञों से कहीं अधिक थी। इसलिए यद्यपि उनमें से 9वें स्तर के कानून प्रकटीकरण दायरे में 100 से कम लोग थे, फिर भी पूरी स्थिति स्थिर हो गई थी। विशेष रूप से यह पता चलने के बाद कि ये भूत आकृतियां भी मर सकती हैं, लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के 9वें स्तर से नीचे के विशेषज्ञ भी एक एक करके अलग हो गए। इस समय गंजा आधा कदम आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ, जो नाव पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ने इस समय कहा, हर कोई रुको। उन सभी को ड्राइव करना सबसे अच्छा है। अगर मेरा अनुमान सही है तो ये इस नदी के जलभूत होने चाहिए। वे केवल इस खजाने की नाव पर सवार यात्रियों पर हमला करेंगे। जब तक हम सुरक्षित रूप से नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, तब तक यह ठीक रहेगा। इस दौरान सभी की नजर पड़ी। निश्चित रूप से दूरी में और अधिक काली छायाएं एकत्रित हो रही थीं, लेकिन वे सभी एक साथ नहीं भागे। वे अलग अलग गुटों के लग रहे थे। हालांकि यह सुनने के बाद सभी को ज्यादा राहत महसूस नहीं हुई। किसी को यह जानना था कि इस नदी को पार करने के लिए कम से कम रूढ़िवादी रूप से इसमें लंबा समय लगेगा। परंतु वे यहां आ चुके थे और यहां तक कि नाव पर भी चढ़ गए। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और वे केवल मौत से लड़ सकते थे। ये जिवेन की ओर से, ये कियान के नेतृत्व में हर कोई मारने लगा। जल्द ही सभी को पता चल गया कि वास्तव में इन लोगों से निपटना इतना मुश्किल नहीं था। कम से कम वे उनसे निपट सकते थे। इन दर्जन भूतों की आकृतियों का जल्दी से वध कर दिया गया। हालांकि वे सभी कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर के विशेषज्ञ थे, फिर भी वे सड़क पर छोटे फ्राइज की तरह थे। हो सकता है कि वे कानून घोषणा क्षेत्र के 8वें स्तर के कुछ विशेषज्ञों जितने अच्छे भी न हों। कम से कम ये जिलान सभी भूतों की आकृतियों को मारने के लिए एमीपीएसएस की एक जोड़ी, हेवन ग्रेड मार्शल आर्ट टूल की एक जोड़ी पर निर्भर थी। ये जिलान के एमीपीएसएस ने काफी संख्या में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। विशेष रूप से कई लोगों की आंखों में थोड़ा लालच दिखा। क्या वे खजाने की तलाश में इस खजाने के घर में नहीं आए थे? हेवन ग्रेड मार्शल आर्ट टूल की एक जोड़ी, भले ही वे खजाने के घर में प्रवेश कर गए हों, वे इसे खोजने में सक्षम नहीं होंगे। उन्होंने हेवन ग्रेड मार्शल आर्ट टूल्स की शक्ति भी देखी थी। मूल रूप से, भले ही ये भूत के आंकड़े कमजोर थे, फिर भी कानून घोषणापत्र क्षेत्र के 8वें स्तर के विशेषज्ञों को उनसे निपटने के लिए एक गठन करना होगा। आखिरकार उनके दायरे के बीच अभी भी एक अंतर था, लेकिन ये जिलान सभी को मारने के लिए एमीपीएसएस पर भरोसा कर सकती थी। तो कियान ने भी इन लोगों की दुर्भावनापूर्ण निगाहों पर ध्यान दिया और उसके शरीर से भी एक अत्याचारी आभा निकली। इन लोगों को उतावलेपन से कार्य न करने की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ लोगों के लिए हेवन ग्रेड मार्शल आर्ट टूल्स के आकर्षण को कम करके आंका। सभी ने बड़ी मुश्किल से जहाज पर सवार सभी भूतिया साड़ियों को मारने में कामयाबी हासिल की थी। हालांकि कुछ लोगों ने चुपचाप येशिवेन और उनकी टीम को घेर लिया था। छोटी लड़की, एक कीमत बताओ, तुम एमीपीएसएस की इस जोड़ी को हमें क्या बेचना चाहती हो? इस समय एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर चला गया। उसके शरीर पर समुद्री जल की गंध आ रही थी। वह समुद्रकुल का स्वामी था। इस समय येजिवेन ने पाया कि कुछ आधे कदम वाले दिव्य क्षेत्र के मास्टर्स ने भी देखा और उन्होंने चुपके से सोचा कि यह अच्छा नहीं था। यदि केवल यही लोग होते तो यह ठीक होता, लेकिन यदि वे अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के स्वामी भी यही चाहते तो यह कहना कठिन होगा। असंभव, यह मुझे मेरे पिता ने दिया था, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। ये झिलन भौचक्का रह गया और असंतुष्ट होकर बोला। जाहिर है उसने इन लोगों के दुर्भावनापूर्ण इरादे भी देखे। छोटी लड़की, क्या तुम मुझे नीचे देख रही हो?
जब तक तुम एमीपीएसएस को सौंपने के लिए तैयार हो तब तक तुम अपनी शर्तों को नाम दे सकती हो। क्षण भर पहले तो साथ साथ लड़ने वाले साथी थे, लेकिन पलक झपकते ही दुश्मन हो गए। यह बदलाव अकल्पनीय था, लेकिन यह सबसे यथार्थवादी और क्रूर दुनिया थी। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें नीची दृष्टि से देखता हूं? तुम भी बूढ़े हो, इस जादू के उपकरण का लालच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फैंग ने मुस्कुराना बंद कर दिया और ठंडेपन से कहा। उसने कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि वह जानता था कि वे इस समय किस प्रकार की स्थिति में हैं। यह कहा जा सकता है कि वे भेड़ियों के झुंड से घिरे हुए थे। बूढ़ा आदमी अकेला नहीं था जिसने स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजाने का लालच किया था। ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 9वें स्तर के कई अन्य विशेषज्ञ भी बहुत रुचि रखते थे। यहां तक कि अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ भी देख रहे थे। उसी समय यानफेयांग, जियान वेइबो और ये युनमेंग ने भी अपनी अत्याचारी आभा जारी की, सभी को कार्रवाई न करने की चेतावनी दी। कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच माहौल खंजर से खींचा गया था और यह किसी भी समय फट सकता था। बूढ़े का चेहरा अचानक उतर गया। हालांकि उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, ये फैंग के शब्दों को सुनने के बाद भी उनका चेहरा बदसूरत हो गया था, खासकर जब उन्होंने कई लोगों के दृढ़ संकल्प को देखा। मूल रूप से वह एमीपीएसर को सौंपने के लिए ये जिलान को मजबूर करने के लिए सभी के लालच का उपयोग करना चाहता था। हालांकि एमीपीएसर अंत में उनके हाथों में नहीं पड़ सकता था, फिर भी एक मौका था। किसने सोचा होगा कि ये कियान और अन्य इतने जिद्दी होंगे और उनका नर्म पड़ने का कोई इरादा नहीं था। मुझे लगता है कि तुम लोग मौत को दावत दे रहे हो। क्या तुम हम सब के खिलाफ जाना चाहते हो? बूढ़े ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ठंडेपन से कहा। उसके पास अब नकली दयालुता नहीं थी, केवल थोड़ी उग्रता थी। मुझे लगता है कि जो मौत को दावत दे रहा है वह तुम हो। अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज आई और एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। सुनहरी रोशनी में एक आकृति तुरंत बूढ़े आदमी की तरफ दौड़ पड़ी। एक बड़ा हाथ फैला और तुरंत बूढ़े की गर्दन पकड़ ली। यह सब एक झटके में हुआ। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था, यहाँ तक बूढ़े व्यक्ति के पास बिल्कुल भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और उसकी गर्दन को सीधे पकड़ लिया गया था। बूम! हालांकि टक्कर की तेज आवाज थी और अनगिनत धुआं और धूल तैर रही थी। जब धुआं और धूल छट गई तो सभी को पता चला कि ट्रांसेंडेंस रियलम सी क्लैन के अहंकारी 9वें स्तर के बूढ़े आदमी को सीधे जमीन पर दबा दिया गया था। उसकी गर्दन मौके पर ही टूट गई थी और उसके पूरे शरीर पर भयानक प्रभाव पड़ा था। उसके शरीर की अनगिनत हड्डियां टूट गईं और वह बेहद बुरी तरह मर गया। और जिस व्यक्ति ने यह किया वह वास्तव में ये जिवेन था जो इस समय चुप था। हुआ। केवल नाव के पानी से कटने की आवाज आ रही थी। नाव पर सवार सैकड़ों लोग सहम गए। वहां सन्नाटा था और दूर कई भूतिया हवेलियां थीं। अनजाने में नाव पहले ही कोहरे से निकल चुकी थी। नाव के नीचे की नदी भी खून के पानी से संक्षारक और जहरीली नदी के पानी में बदल गई थी। तट अधिक दूर नहीं था और खजाने के अनगिनत प्रभामंडल ने उनके चेहरों पर हमला किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन, जो मूल रूप से शांत था और एक तमाशबीन की तरह दिखता था, जब उसने अपनी चाल चली तो वह इतना भयानक होगा। पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्वर्ग के विशेषज्ञ को बिना किसी प्रतिक्रिया के मौके पर ही कुचलकर मार डाला गया। उसने पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्वर्ग के विशेषज्ञ का वध किया जैसे वह मुर्गे का वध कर रहा हो। किसी को उसकी हरकत साफ नजर भी नहीं आई। अगर किसी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा तो शायद यह कुछ स्वामी होंगे जो जहाज पर दिव्य क्षेत्र में आधे कदम की दूरी पर थे। लेकिन फिर भी ये आधे कदम वाले आकाशीय क्षेत्र के मास्टर्स येक्षिवेन की गति से थोड़ा चौंक गए थे। ब्रेगार्ड किंग, ये जिलान उन सभी में सबसे ज्यादा हैरान था। इस समय उसे याद आया कि ये जिवेन ने कहा था कि वह ये युक्वान को सबक सिखाएगा। यह पहले बहुत अजीब लगता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि शायद उसके पास वास्तव में ये युक्वान को सबक सिखाने की क्षमता है। नहीं, उसमें काबिलियत जरूर थी। ये जिलान ने सोचा कि वह डींग मार रहा है। शायद रास्ते में व्यस्त होने के कारण वह उस पर हंस रहा था। यह सोचकर ये जिलान अचानक थपथपाया। उसे कुछ गलत लगा। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने जोकर बना लिया। खैर, समय आने पर मुझे अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे ठीक से पीटना चाहिए। यानफेयांग और जियान वीबो के भाव थोड़े बदसूरत थे। वे भी बहुत सहमे हुए थे। इस समय वे कैसे नहीं समझ सकते थे कि येक्षिवेन ने अभी अभी अपनी ताकत छिपाई होगी, और यह सिर्फ थोड़ा सा नहीं था। पहले वे येक्षिवेन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते थे। इसलिए चाहे ये जीवेन पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्वर्ग के बराबर था या श्रेष्ठता के क्षेत्र के 8वें स्वर्ग के बराबर था, उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब लगने लगा था कि यह कितना हास्यास्पद है। यह भी कहा जा सकता है कि वे येक्षिवेन को अपमानित करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल करते थे वे मुस्खरों की तरह हास्यास्पद थे। ये कियान और ये फैंग को देखकर वे बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। यह स्पष्ट था कि वे पहले से ही येक्षिवेन की ताकत को जानते थे। फिर वे शायद अभी अभी उनके बचकाने व्यवहार पर हंसेंगे और उनके साथ मस्खरों जैसा व्यवहार करेंगे।
हो सकता है कि वे ये कियान की इस तरह आलोचना न करें, लेकिन ये फैंग निश्चित रूप से ऐसा था। ये युनमैंग और ये बिहान के झटके के अलावा लोगों के इस समूह के बीच केवल ये कियान ने कुछ भी महसूस नहीं किया। वो पहले से ही येशिवेन की क्रॉस लेवल चुनौतियों की अभ्यस्त थी। इन लोगों में वही थी जिसे उस पर सबसे ज्यादा भरोसा था। हालांकि ये फैंग ने इसे सतह पर नहीं दिखाया, लेकिन उसके दिल में झटका किसी से कम नहीं था। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि येशिवेन इतनी सरल नहीं थी। ये जिवेन पहले से ही उसके बराबर थे। टूर्नामेंट की चैंपियनशिप जीतने और 1 साल के लिए उसे प्रशिक्षित करने के लिए अनगिनत संसाधन प्राप्त करने के बाद ये जिवेन के पास उससे कमतर होने का कोई कारण नहीं था। निश्चित रूप से उसने एक चाल चलते ही सभी को चौंका दिया। हालांकि उन्होंने अभी भी येशिवेन के इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि इस बूढ़े व्यक्ति को कानून के चरण के दायरे के 9वें स्वर्ग के शिखर पर नहीं माना जाता था, लेकिन वह निश्चित रूप से अत्याचारी रैंकों में से था। अन्यथा वह बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन फिर भी वह आसानी से येशिवेन द्वारा मारा गया। ये कियान और उसका समूह पहले से ही इतना हैरान था, विशेषज्ञों के समूह की तो बात ही छोड़िए जो लोभ से देख रहे थे। इतना मजबूत पारलौकिक क्षेत्र का 9वां स्वर्ग विशेषज्ञ वास्तव में उसे रोक नहीं सकता। इतनी तेजी, पलक झपकते ही मुझे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था और यह पहले ही खत्म हो चुका था। मैंने सोचा था कि इस टीम में सबसे कमजोर ट्रांसेंडेंस दायरे का यह छठा स्वर्ग बच्चा था, लेकिन मुझे उसे इतना भयानक होने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक पारगमन क्षेत्र के छठे स्वर्ग में यह बच्चा भी इतना मजबूत है। मुझे डर है कि दूसरों की ताकत और भी अत्याचारी है, विशेष रूप से समूह का नेतृत्व करने वाली महिला। मैंने उसे देखा जब उसने अभी अभी गस्टली शैडो को मार डाला। वह निर्दयी है और इस व्यक्ति से ज्यादा कमजोर नहीं। चाहे वह मानव गोत्र हो या अन्य कुलों के विशेषज्ञ, वे सभी इस समय चर्चा कर रहे थे। कई मूल विचार जो आगे बढ़ने वाले थे तुरंत बुझ गए। क्या मजाक! हालांकि एक स्वर्ग स्तर का जादुई खजाना बहुत अच्छा है, इसका आनंद लेने के लिए व्यक्ति को जीवित होना चाहिए। धुआं और धूल धीरे धीरे छट गई और येजिवेन के शरीर पर सुनहरी रोशनी धीरे धीरे छट गई। जो खून फूटा था वह उसके शरीर पर जरा भी दाग लगा सका। यह सीधे सुनहरी रोशनी के साथ फिसल गया जो कवच की तरह थी और जमीन पर गिर गई। येजिवेन ने सिर उठाया और उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं। वह भीड़ में बह गया और धीरे से बोला, और कौन आश्वस्त नहीं है? बाहर आओ और लड़ो। सबसे पहले उन्होंने ये फैंग के उद्देश्य को भी समझा। भेड़ियों जैसे और बाघ जैसे विशेषज्ञों के इस समूह को रोकने का एकमात्र तरीका था जो उनसे अधिक निर्दयी होना था। केवल इसी तरह से वह उन्हें रोक सकता था। येजिवेन के अचानक हमले का भी यही उद्देश्य था। निश्चित रूप से, जैसा कि अपेक्षित था, उन विशेषज्ञों ने इस समय अपने मूल लालची विचारों को छोड़ दिया जिन्होंने मूल रूप से लोभपूर्वक हमला करने की योजना बनाई थी। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, मनुष्य प्रस्तावित करता है, भगवान निस्तारण करता है। जिस तरह स्वर्ग स्तर के जादुई खजाने की बात खत्म होने वाली थी, उसी तरह हर कोई किनारे पर जाकर जाने वाला था। हालांकि उन्होंने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की गहरी आवाज सुनी। वह इसे चाहता है, लेकिन आप इसे उसे नहीं देते हैं, तो क्या हुआ अगर मैं इसे चाहता हूं? सभी ने ऊपर देखा और देखा कि यह वास्तव में गंजा आधा चरण दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था जो अपने चेहरे पर थोड़ा अहंकार और उदासीनता के साथ बाहर खड़ा था। हालांकि येजिवेन ने एक पल में एक ट्रांसेंडेंस 9th लेवल विशेषज्ञ को मार डाला था, लेकिन इससे वह डरा नहीं। आखिरकार वह आधा कदम दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ था। भले ही येशिवेन पारलौकिक 9वें स्तर का वध कर सके, लेकिन दोनों के जीवन का स्तर समान नहीं था। यद्यपि वह दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ जितना भयानक नहीं था, फिर भी इन लोगों से निपटने के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। येजिवेन और अन्य लोगों के चेहरे अचानक बदसूरत हो गए। वे हाफ सटेप सेलेस्टियल रियल्म विशेषज्ञों को रोकने के लिए सतर्क थे, जो अभी भी दूर से देख रहे थे इसमें शामिल होने से। यदि ये केवल ये ट्रांसेंडेंस 9th लेवल के विशेषज्ञ थे तो वे साधारण नहीं थे। चाहे जितने आए, डरने की कोई बात नहीं थी। उन्हें उन सभी का वध करने का विश्वास था। लेकिन अगर यह एक आधा कदम आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ होता तो सब कुछ पूरी तरह से अलग होता। उस समय उनके पास दहशत में भाग जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन मनुष्य प्रस्ताव करता है, ईश्वर निस्तारण करता है। उन्होंने अभी भी इस अर्धचरण दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के लालच को कम करके आंका। गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी उम्र में तुम वास्तव में एक जूनियर के जादुई खजाने के लिए लालायित होगे। अगर इसका पता चला तो तुम्हारी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं होगी। इस समय भला चलाने वाले हाफ सटेप सेलेस्टियल रियलम विशेषज्ञ जोर से हंसे और गंजे हाफ सटेप सेलेस्टियल रियलम विशेषज्ञ का मजाक उड़ाया। तुम क्या जानो, मैं भी अनंत समुद्र में एक परलोकप्रिय दुष्ट कृषक हूँ। उन प्रसिद्ध संप्रदायों के साथ तुलना करने का कोई तरीका नहीं है, ये एक दुर्लभ अवसर है। क्या आपको लगता है कि मैं इसे जाने दूंगा?
गंजा आधा चरण आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ जिसका मजाक उड़ाया गया था, गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर ने उदासीनता से कहा, क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप भी इसे चाहते हैं? आपने सीधे तौर पर कोई कदम नहीं उठाया। अपने आप को इतना महान मत बनाओ। यह गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर अंतहीन समुद्र में एक अत्याचारी समुद्री कबीला विशेषज्ञ भी था। इस दुनिया में दुष्ट काश्तकार गुरिल्लाओं के बराबर थे। एक नियमित संप्रदाय द्वारा समर्थित एक नियमित सेना के साथ तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। जब भी ऐसी झड़प होती, खून बहता, क्योंकि यदि बड़ी ताकतों के इन शिष्यों ने छोटे लोगों को मार डाला तो वे बड़े लोगों को भड़का देंगे। बड़े को मारेंगे तो बड़े सब मधुमक्खियों के झुंड की तरह निकल आएंगे। वे उन्हें बिल्कुल भी भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उनके द्वारा प्राप्त संसाधनों में अंतर का उल्लेख नहीं करना। इस समय ये कियान ने कहा, वरिष्ठ, हम ये वंश के शिष्य हैं। इस बार हमने वरिष्ठ भाई नान बातियन का अनुसरण किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप वरिष्ठ भाई नान बातियन की खातिर इस मामले को जाने दे सकते हैं। उसने सीधे तौर पर नान बातियन का इस्तेमाल किया। ये क्लैन के 5 हेगमन्स का नाम न केवल ये क्लैन में गूंज रहा था, बल्कि उन्होंने ये क्लान के लिए कई वर्षों तक लड़ाई भी लड़ी थी। इसलिए पूरे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में भी वे प्रसिद्ध थे। खासकर जब पुरानी पीढ़ी के कई विशेषज्ञ सेवानिवृत्त हुए तो वे और भी अधिक गौरवशाली थे। निश्चित रूप से जिनहाई के लूज प्रैक्टिशनर, जो मूल रूप से बहुत आक्रामक थे, नान बातियन का नाम सुनकर थोड़ा सतर्क हो गए। जाहिर है, नान बातियन का नाम काफी गूंज रहा था। हालांकि कुछ ही समय बाद उसने जल्दी से डर के इस निशान को दबा दिया, या यूं कहें कि उसके दिल में लालच एक बार फिर हावी हो गया। तो क्या हुआ अगर नान बातियन यहाँ थे? क्या वह उसके साथ एक ये कबीले के शिष्य के लिए व्यवहार करेगा? यदि वास्तव में ऐसा होता तो नान बातियन के पास प्रबंधन के लिए बहुत सारी चीजें थीं। वह उन सभी को प्रबंधित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। हाँ, नान बातियन, कितना अच्छा नाम है। हालांकि आपके लिए मुझे डराना असंभव है। नान बातियन की खातिर जब तक आप हेवन रैंक मैजिक टूल सौंपते हैं, मैं आपको जाने दूंगा। यह कैसा रहेगा? गीले अभ्यासी जिनहाई ने हाथ ध्वनि निकाली और उदासीनता से कहा। हाफ सटेप हेवन रियलम के विशेषज्ञों की भी अपनी गरिमा थी। वे दूसरों को अपना अपमान नहीं करने देते थे। इसका मतलब है कि चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है। ये कियान की भौहें तन गईं। चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है। या तो एमी पियसर को सौंप दो या मर जाओ। जिनहाई के लूज प्रैक्टिशनर का स्वर ठंडा हो गया। चूंकि उसने पहले ही उन्हें नाराज कर दिया था, इसलिए पछतावा करने की कोई बात नहीं थी। तो चलो लड़ते हैं, येज़िवेन ने आगे बढ़कर कहा। उसी समय येज़िवेन ने दूसरों को एक संदेश प्रेषित किया, जब नाव किनारे पर पहुंचती है तो तुम लोग पहले जाओ। मैं उसे रोक लूंगा। नहीं, मैं तुम्हें पीछे कैसे पकड़ सकता हूं? ये झिलन ने जल्दी से कहा, यह मामला मेरे कारण हुआ है। मैं निश्चित रूप से आपको पीछे नहीं हटने दूंगा। लेकिन क्या कोई और रास्ता है? अभी जिनहाई के लूज प्रैक्टिशनर की हत्या का इरादा बढ़ गया है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम में से कोई भी नहीं निकल पाएगा। इसके अलावा मेरे पास स्वाभाविक रूप से बचने का एक रास्ता है। जब तक तुम लोग चले जाओ, मैं स्वाभाविक रूप से बच निकलने में सक्षम हो जाऊंगा। येज़िवेन ने कहा। सभी के भाव बहुत भारी थे। अभी उन्हें बचने के अवसर के लिए जिनहाई के लूज प्रैक्टिशनर को पकड़ने के लिए सबसे कम दायरे वाले व्यक्ति येज़िवेन पर भरोसा करना था। इसने इन स्वयंभू प्रतिभाओं को बेहद उदास महसूस कराया। इस जिनहाई के लूज प्रैक्टिशनर को बचना ही बेहतर है, नहीं तो एक दिन वह अपनी नफरत निकालने के लिए अपना सिर काट लेगा। उसे सुनो, ये कियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। उसे विश्वास था कि येज़िवेन बच निकलने में सक्षम होगी। यह देखकर कि ये कियान ने भी ऐसा कहा, हर कोई केवल सहमत हो सकता था। यानफेयांग और जियान वीबो के मन में येज़िवेन के प्रति सम्मान का एक नया स्तर था जब उन्होंने उसे इतना निर्णायक देखा। येज़िवेन के प्रति उनकी दुश्मनी भी बहुत कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने दिल में एक गांठ छोड़ दी हो। इस समय उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनका पिछला व्यवहार कुछ हद तक बचकाना और हास्यास्पद था। वे लगातार येज़िवेन को निशाना बना रहे थे और येज़िवेन शुरू से अंत तक केवल मुस्कुराई थी और वापस नहीं लड़ी थी। हालांकि जिनहाई के लूज प्रैक्टिशनर को यह नहीं पता था कि येज़िवेन और अन्य लोग दिव्य विचारों के साथ क्या संवाद कर रहे थे। उनकी आंखों में हत्या का इरादा स्पष्ट और स्पष्ट था। मुमकिन है वे भी उससे दिल की गहराई तक नफरत करते थे। यह सोचकर उसके चेहरे पर मारने का इरादा तेज हो गया। इनमें से कोई भी व्यक्ति सरल नहीं था। ये झीलन, जो ट्रांसेंडेंस दायरे के केवल 8वें स्तर पर थे, लेकिन उनके पास एक स्वर्ग श्रेणी का यंत्र था। येज़िवेन, जो ट्रांसेंडेंस दायरे के केवल 6ठे स्तर पर थे, लेकिन मुर्गियों और कुत्तों की तरह ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर पर विशेषज्ञों का वध करने में सक्षम थे। और अन्य भी उत्कृष्ट और असाधारण थे। मुमकिन है वे आम लोग नहीं थे। इस तरह के व्यक्ति को उत्तेजित करने में सबसे अधिक परेशानी होती थी, क्योंकि उनके पास असीमित क्षमता थी, खासकर जब वे पहले से ही ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर पर अटके हुए थे।
परमेश्वर जानता था कि वे कब अर्धचरणीय दिव्य प्राणी क्षेत्र में कदम रखेंगे। उस समय उसके पास जो एकमात्र लाभ था वह चला जाएगा, और यह सबसे भयानक बात थी। उस समय वह युवा प्रतिभाओं के एक समूह की खोज का सामना करेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बीच की खाई तेजी से चौड़ी होती गई। हालांकि चूंकि वह उन्हें पहले ही भड़का चुका था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। सबसे अच्छा तरीका उन सभी को खत्म करना था। यह सबसे कारगर तरीका था। जहां तक बातियन की बात है, हालांकि नान बातियन और ये कबीले की बड़ी प्रतिष्ठा और प्रतिरोधक क्षमता थी, लेकिन यह संभावना नहीं थी कि इतनी बड़ी शख्सियत और एक बादशाह सिर्फ इन लोगों के लिए उसका शिकार करेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने हृदय के लोभ को दबा नहीं सका और अपने हृदय के लोभ को वश में नहीं कर सका। इस समय जिनहाई के लूज प्रैक्टिशनर ने कहा, तुम लोग जाओ, मुझे केवल एमीपीएसएस की वह जोड़ी चाहिए, मुझे बाकी की जरूरत नहीं है। इस समय पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर के विशेषज्ञ, जो पहले ही हार मान चुके थे, अचानक उत्साहित हो गए। उनकी आंखें चमक उठीं। ये कबीले के इन युवाओं में से कोई भी साधारण पात्र नहीं था। उनके पास बहुत धन होना चाहिए, भले ही वे इसे बांट दें, फिर भी यह काफी धन होगा। जहां तक ये कबीले के दोष की बात है, उन्होंने परवाह नहीं की। वैसे भी कानून ने जनता को दंडित नहीं किया। जो मौत की अदालत में जाना चाहता है, बस आओ। येक्षिवेन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं और एक जानलेवा आभा प्रकट की। उसका बढ़ता हुआ खून सीधे आसमान में उड़ गया, सीधे कुछ विशेषज्ञों को दबा दिया जो ऊपर भागना चाहते थे। 9वें स्तर के विशेषज्ञ को एक पल में मारने की येज़िवेन की घटना अभी भी सबके जेहन में थी। वे इसे नहीं भूल सके। इस समय वे अचानक झिझक गए, यह देखकर कि येज़िवेन ने आसानी से इन लोगों को दबा दिया। जिनहाई का लूज प्रैक्टिशनर थोड़ा घबराया और चिढ़ गया। तुम सब कचरा हो। वह यह भी जानता था कि बाड़ लगाने वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। चूंकि उसने अपना मन बना लिया था और उसके दिल में जानलेवा इरादा था, उसने परवाह नहीं की अगर उसने खुद ऐसा किया। तेजी से जाओ। इस समय येक्षिवेन अचानक चिल्लाए। इस समय खजाना जहाज जो नौकायन कर रहा था अंत में तट पर पहुंच गया था। ये कियानिकियन और अन्य लोगों ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वे सीधे प्रकाश की धाराओं में बदल गए और आकाश से दूर बह गए। तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिनहाई का लूज प्रैक्टिशनर चिल्लाया और आकाश में ये कियान और अन्य का पीछा करने वाला था। पुराना चोर, अभी भी मैं हूं। तू ज़िवेन चिल्लाया और अंत में अपनी चाल चल दी। उसने अपनी सुनहरी हथेली खोली और एक पल में वह एक राक्षसी विशाल हथेली में बदल गई और नीचे गिर गई। यह अज्ञात था कि इसमें कितने प्रकार की ताड़ की तकनीकें एकीकृत की गई थीं। उसमें सारा सार समाया हुआ था। यह सीधे तौर पर जिनहाई के लूज प्रैक्टिशनर की ओर गिरा। इसके अलावा येज़िवेन की शारीरिक तकनीक अतुलनीय रूप से उत्कृष्ट थी। दैत्यों के पंखों की गति अतुलनीय रूप से तीव्र थी। उसका शरीर सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदल गया और पहले से ही उछल गया। उसकी हथेली सीधे जिनहाई के लूज प्रैक्टिशनर को भी घेरे हुए थी। धिक्कार है, तितर बितर। जिनहाई का लूज प्रैक्टिशनर चिल्लाया। उसके हाथ से अनंत प्रकाश फूट पड़ा और सीधे येक्षिवेन की ओर फटा। बूम! एक अतुलनीय रूप से भयानक टक्कर की आवाज निकली। तो ज़िवेन की हथेली सीधे मौके पर ही चकनाचूर हो गई। हवा की एक भयानक लहर सीधे बह गई। जिनहाई के लूज प्रैक्टिशनर ने सीधे उसका पीछा किया। येज़िवेन को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। उन्हें उनके भागने की ज्यादा परवाह नहीं थी। सब कुछ उनके नियंत्रण में था। कोई अपवाद नहीं हो सकता। येज़िवेन ने अपनी हथेलियां खोलीं। उसके दोनों हाथों से प्रकाश की अनगिनत किरणें फूटी और सीधे लहरों की लहर बन गई। बूम! एक अतुलनीय भयानक शक्ति के साथ एक विशाल दहाड़ सीधे येक्षिवेन के शरीर पर फूट पड़ी। उसके पैरों के नीचे की हवा तुरंत इंच दर इंच बिखर गई। फिर एक जोरदार धमाके के साथ वह पूरी तरह से ढह गया। केंद्र के रूप में येज़िवेन के शरीर के साथ बिजली की अनगिनत दरारें सीधे बिखर गईं, मकड़ी के जाले की तरह आकाश में घनी तरह से लिपटी हुई। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो वे ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। विशेष रूप से वे मार्शल कलाकार जो स्वर्ग के दायरे में और उससे नीचे आधा कदम थे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि उन्होंने लंबे समय से सुना था कि स्वर्ग क्षेत्र में आधे कदम के विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली थे। दो शब्दों, स्वर्ग क्षेत्र से दूषित होने और स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञों की कुछ शक्ति रखने के कारण, जैसे कि काफी हिस्सा उधार लेने में सक्षम होना, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का एक आकस्मिक आक्रमण ब्रह्मांड को नष्ट भी कर सकता है। लेकिन जब उन्होंने वास्तव में इस दृश्य को देखा, तब भी वे इतने डरे हुए थे कि उनकी सांस लगभग थम सी गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग इस जीवन काल में स्वर्ग के क्षेत्र में कदम नहीं रख सके। यह अब उसी स्तर की लड़ाई नहीं थी। और जिस बात ने उन्हें और भी हैरान कर दिया वह यह था कि गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर का यह घृणित हमला निश्चित रूप से एक ट्रांसेंडेंस 9वें स्तर के विशेषज्ञ को सीधे उड़ा सकता था। यह उस समय से ज्यादा कमजोर नहीं था जब येक्षिवेन ने ट्रांसेंडेंस 9वें स्तर के बूढ़े आदमी को मार डाला था।
और ये जिवेन ने वास्तव में इसका सामना किया। हालांकि वह पीछे हटता रहा, हवा को रौंदता रहा और शक्ति का एक बड़ा हिस्सा हल करता रहा, फिर भी उसके शरीर की शेष शक्ति ने उसके आंतरिक अंगों को घायल कर दिया। उसके मुंह के कोने से सीधे खून बहने लगा। ये शिवेन की ताकत भी हर किसी की कल्पना से परे थी। वह वास्तव में इसे सीधे ले सकता था। क्या वह राक्षस था? सभी ने अपने दिल में लगातार आलोचना की। उसका वर्णन करने के लिए राक्षस का उपयोग करने के अलावा वे नहीं जानते थे कि और क्या कहें। स्वर्ग के दायरे में आधा कदम का एक मास्टर केवल इतना ही है। ये जिवेन मुस्कुराए। बूढ़े कमीने, अब तुम दिव्य अस्तित्व के दायरे में एक आधा कदम हो। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भाग्य का पहिया घूमता है। तुम्हारा आज का लालच भविष्य में तुम्हारे जीवन की कीमत चुकाएगा। गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर की पलकें फड़कने लगीं। ये शिवेन की यह दृढ़ता उसकी कल्पना से परे थी। जिस बात ने उसे और भी हैरान कर दिया वह यह थी कि भले ही एक शिवेन को ऐसी स्थिति में मजबूर किया गया था, फिर भी वह इतना जिद्दी था। उसने वास्तव में सोचा था कि एक शिवेन सिर्फ जिद्दी हो रही थी। उसके पास अब भी इन शब्दों को सच करने की क्षमता थी। वह इसी से सबसे ज्यादा डरता था। बच्चे, क्या आपको लगता है कि आपके पास अभी भी छोड़ने का मौका है? गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर ने उपहास किया। वह पहले से ही सब कुछ बाहर जा रहा था। आज उसे एक शिवेन को ठहराना था, अन्यथा उसे वास्तव में दोहरा नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके पास यहाँ अधिक समय तक रहने का समय भी नहीं था। उसे अभी भी ये कियान और अन्य का पीछा करना था। लिहाजा उसने कुछ ही देर में फिर से हमला कर दिया। एक हथेली फैली और अनगिनत सुनहरी रोशनी में बदल गई। वह अंतहीन हथेली की शक्ति वास्तव में सभी की नज़रों में एक लंबी सुनहरी नदी में बदल गई। एक पल में सुनहरी लहरें राक्षसी थीं। एक पल में विशाल लहरें आकाश में पहुंच गईं और एक शिवेन की ओर नीचे दब गईं। ये सुनहरी लहरें एक पल में अनगिनत अजीब सुनहरे जीवों में बदल गईं, एक के बाद एक। राक्षसी सुनहरी लहरों का सामना करते हुए ये जिवेन का पूरा शरीर स्वर्ण देवत्व से भर गया था। यह एक अभूतपूर्व शक्तिशाली शत्रु था, इसलिए उसे सावधान रहना था। उसके शरीर की सारी शक्ति उबलने लगी। ऐसा लगता था जैसे वह सीधे लहरों में कदम रखते ही एक स्वर्ण देवता में बदल गया हो। बाएं और दाएं हमला करते हुए उसने लगातार दुर्घटनाग्रस्त होने वाली सुनहरी लहरों को नष्ट कर दिया, एक ही समय में लड़ते हुए और पीछे हटते हुए। गोल्डन सी के लूज कल्टीवेटर के आदेश के तहत ये सुनहरी लहरें एक के बाद एक दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। प्रत्येक लहर में 1000 कट्टियों की शक्ति थी जो सितारों को कुचलने में सक्षम थी। यह ऐसा था जैसे सितारे एक एक करके टूट रहे थे, बस सीधे ये जिवेन को कुचलकर मौत के घाट उतार देना चाहते थे। जिन्हाई लूज प्रैक्टिशनर का आक्रमण और भी तेज हो गया। आसमान से अब भी अनगिनत सुनहरी बूंदें गिर रही थीं। ये बारिश की बूंदें बिजली की तरह तेज थीं, बस गोलियों की तरह आसमान को धुंधला कर रही थीं और धरती को ढक रही थीं, जिससे गोलियों से भरा आसमान बन रहा था। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि एक शिवेन को केवल यह महसूस हो रहा था कि पूरी दुनिया एक विशेष बल क्षेत्र द्वारा नियंत्रित की जा रही है। ये शिवेन को केवल यही लगता था कि हिलना डुलना बहुत मुश्किल था, यहाँ तक सांस लेना भी बहुत मुश्किल था। यह पहले की तरह नहीं था, जब वह अनायास ही बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा में सांस ले सकता था। अब जब उसने लापरवाही से सांस ली तो उसे जेन युआन के साथ साथ आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को जबरदस्ती अवशोषित करना पड़ा, जो बेहद मुश्किल था। यह ऐसा था जैसे वह एक विशाल समुद्र में गिर गया हो, यहाँ तक कि उसके हाथ और पैर भी फुर्तीले नहीं थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अंतहीन लहरों में गिर गया है। यह अर्धचरणीय आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति थी। लॉफ एज विशेषज्ञ द्वारा संघनित डोमेन की तुलना में आधे चरण वाले सेलेस्टियल रियल्म विशेषज्ञ के पास पहले से ही सेलेस्टियल रियल्म विशेषज्ञ की कुछ शक्ति थी जो अब इतनी जानबूझकर नहीं है। उनका क्षेत्र पहले ही विश्व के साथ विलीन हो चुका था और विश्व की शक्ति की सहायता से डोमेन का और अधिक विस्तार हो सकता था और शक्ति और भी अधिक थी। और यह चुपचाप फैल गया, उन पिछले डोमेन की तरह नहीं जैसे कि यह पूरी दुनिया के साथ असंगत हो। इस समय ये शिवेन कैसे नहीं जान सकता था कि प्रतिद्वंद्वी ने शायद पहले ही डोमेन खोल दिया था। वह जल्दी से चिल्लाया, विंड एंड थंडर डोमेन। अचानक हवा और बिजली की अनगिनत शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल गई। हवा और गड़गड़ाहट की तेज और अत्याचारी शक्ति ने तुरंत उन असंख्य लहरों पर बमबारी की जो उसकी ओर दुर्घटनाग्रस्त हो रही थीं। वे उसके लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। ये जिवेन ने इस डोमेन को नहीं फैलाया, इसके बजाय उसने अपने चारों ओर लगभग कुछ मीटर का एक छोटा सा क्षेत्र बना लिया। क्योंकि यह फैला नहीं था, इस डोमेन का घनत्व अधिक था और इसकी शक्ति भी अधिक मजबूत थी। जिन्हाई ढीले अभ्यासी की आंखों में एक भयानक हत्या का इरादा चमक गया। यह हत्या का इरादा थोड़ा आश्चर्य के साथ मिला हुआ था। ये शिवेन की ताकत ने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया था। यदि वह पहले ही पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्वर्ग में कदम रख चुका होता तो ऐसा ही होता। हालांकि वह ट्रांसेंडेंस रियल्म योद्धा का केवल 6वां स्वर्ग था, फिर भी उसके पास इतनी शक्ति थी। इससे वह अत्यंत भयभीत हो गया।
यदि उसने उसे बढ़ते रहने की अनुमति दी तो वह निश्चित रूप से उन्हें दबाने में सक्षम नहीं होगा। इन प्रतिभाओं की क्षमता बस भयानक थी। और यहाँ मैं सोच रहा था कि यह क्या था। यह सिर्फ एक डोमेन है। क्या आपको लगता है कि आप मुझे इससे रोक सकते हैं? ढीले प्रैक्टिशनर गोल्डन सी ने उपहास किया। मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें रोक सकता हूं, लेकिन यह तुम्हें रोकने के लिए काफी है। ये ज़िवेन ने उपहास किया। जिन हाई के लूज प्रैक्टिशनर ने तुरंत अपने दिल में शाप दिया। धिक्कार है, मुझे उसके द्वारा बरगलाया गया है। हालांकि उन्हें खुद पर भरोसा था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे बहुत दूर भाग जाएंगे। उस समय वह उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। यह खजाना घर बस एक दुनिया थी, और यह एक दुनिया जितनी बड़ी थी। यदि वे सचमुच ही भाग जाते तो वह पकड़ ही न पाता। आप काफी वफादार हैं, वास्तव में मुझे ब्लॉक करने के लिए पीछे रह रहे हैं। क्या अफसोस है, आपकी प्रतिभा के साथ यदि आप लगातार बड़े हुए तो आपका भविष्य असीम होगा। लेकिन अब तुम मेरे हाथों मरने जा रहे हो। जिन है सनरेन ने ठंडेपन से कहा। अपने हाथों में मरो, बूढ़े आदमी, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ये ज़िवेन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मैं रहने की हिम्मत करता हूं क्योंकि मेरा अपना आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास? तुम अभी भी मेरे हाथों से बचना चाहते हो? यदि तुम में क्षमता है तो कोशिश करके देखो। इस समय लूज प्रैक्टिशनर गोल्डन सी ने दहाड़ लगाए। अनगिनत सुनहरी लहरें सीधे यक्षिवेन की ओर आ रही थीं। बारिश की वे बूंदें अनगिनत गोलियां थीं जो पहाड़ों को भेद सकती थीं। यह अतुलनीय रूप से भयानक था। अगर किसी को मौके पर ही चोट लग जाती है तो ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ भी मौके पर खून के धुंध के बादल में विस्फोट हो जाएगा। हम्फ! यक्षिवेन जोर से चिल्लाए। आकाश में अनगिनत हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति तलवार के इरादे में बदल गई। ये ज़िवेन के आदेश के तहत उन्होंने पागलों की तरह सभी दिशाओं में गोलीबारी की। अंतहीन तलवार क्यूई आकाश में मंडराया और वास्तव में सीधे अनगिनत लहरों को तोड़ दिया। लहरें मध्य हवा में खिलती हैं और फिर तलवार क्यूई द्वारा काट दी जाती हैं। लेकिन तलवार क्यूई की तुलना में लहरें अधिक शक्तिशाली थीं। लहरों की एक स्थिर धारा ऊपर आई और तलवार क्यूई से टकराए। डोमेन के टकराव में ये ज़िवेन शुरुआत से ही नुकसान में थी। यदि हवा और गरज की शक्ति के लिए डोमेन हमले बहुत तेज नहीं थे तो यह अनुमान लगाया गया था कि वह अब तक हार चुका होगा। ये ज़िवेन, इस बूढ़े आदमी की ताकत तुम्हारी ताकत से जरा सी भी ज्यादा मजबूत नहीं है। तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ अभी भी तुम्हारे लिए आधे कदम वाले स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ वास्तव में लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हम्फ! ये मो ने याद दिलाया। मुझे पता है, मैं बस उसे रोकना चाहता हूं। कियान और अन्य के खतरे से बाहर होने के बाद मैं निकल जाऊंगा। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन अगर हम बचना भी चाहते हैं तो हमारे पास उसे घायल करने के बाद ही बचने का एक मौका हो सकता है। इन दो डोमेन के टकराव में ये ज़िवेन शुरू से ही पूरी तरह से नुकसान में थी। यह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के विरुद्ध लड़ने के लिए अपनी स्वयं की शक्ति का उपयोग करने के बराबर था। हालांकि यह कुछ समय के लिए ठीक लग रहा था, लेकिन वह भी उसके लगातार डोमेन को कम करने का परिणाम था। अन्यथा यह पहले ही ढह गया होता। चाहे वह शक्ति हो या डोमेन की समझ, प्रतिद्वंद्वी ये ज़िवेन से कहीं अधिक मजबूत था। छोटा चोर, तुम अब और नहीं पकड़ सकते। जब तक तुम आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करोगे और अब से मेरे गुलाम बनोगे, मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा। जिनहाई लूज ने देखा कि ये ज़िवेन लगातार पीछे हट रही थी और धीरे धीरे पकड़ में आने में असमर्थ होने के संकेत दे रही थी, और अचानक एक जोरदार हंसी के साथ कहा, हाँ। ये ज़िवेन ने जोर से चिल्लाया और उसकी आंखों में एक निर्ममता छा गई। उसके पूरे शरीर की क्यूई और रक्त तुरंत बढ़ गया और स्वर्ण देवता युद्ध के स्वर्ण देवता की तरह हलकों में बह गए। उसने अपनी हथेली फैला दी और हवा और गरज की अनगिनत शक्ति उसके हाथ में संघनित हो गई। फिर यह एक बड़ी तलवार में संघनित हो गया। उसके द्वारा हवा और गरज की शक्ति को अवशोषित करने के बाद पूरा डोमेन तीव्र गति से सिकुड़ गया। फिर वह इंच दर इंच सिमटने लगा। लेकिन ये ज़िवेन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और सीधे सुनहरी लहरों पर कदम रखा और मारने के लिए सीधे जिनहाई लूज की ओर दौड़ पड़े। जिनहाई लूज ने ये ज़िवेन के डोमेन को इंच दर इंच गिरते देखा और तुरंत बहुत खुश हुए। उसने अपने दिल में बहुत ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार छठे स्तर के ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के बच्चे के लिए अब तक उसके सामने झेल पाना पहले से ही बहुत मुश्किल था। जिनहाई लूज खुद सुनहरी लहरों में छिपा हुआ था और हिंसक रूप से बाहर निकल आया। उसके हाथों में अनगिनत सुनहरी ज्योतियां घूम रही थीं और यह जल तत्व का नियम था जो उसके हाथों में प्रतिबिंबित हो रहा था, और वह अत्यंत भयानक था। तो ज़िवेन की तलवार ने लहरों को तोड़ दिया और सीधे जिनहाई लूज के सामने आ गई। शुआ! जिनहाई लूज प्रैक्टिशनर के हाथ में असंख्य सुनहरी लहरें मौके पर एक लंबी तलवार में तब्दील हो गईं और सीधे हवा में चुभ गईं। तलवार ने ये ज़िवेन की छाती को वहीं छेद दिया और उसकी छाती पर सुरक्षात्मक डोमेन को चकनाचूर कर दिया। तभी तलवार सीधे उनके सीने में जा धंसी। यह सीधे छेद कर गया जैसे कि यह टोफू काट रहा हो। पुची! ये ज़िवेन का डोमेन मौके पर ही गिर गया और उसका शरीर सीधे तलवार से मारा गया। हा, बच्चे, तुम मर चुके हो।
जिनहाई लूज जोर से हंसे और उनका दिल खुशी से भर गया। यहाँ तक उसे भी यह एहसास नहीं हुआ कि जब उसने येज़िविन को गंभीर रूप से घायल कर दिया तब भी उसे पता ही नहीं चला कि वह कब इतना खुश होने लगा। यदि यह पहले होता तो यह पूरी तरह से अकल्पनीय होता। सिर्फ एक छठे स्तर के पारगमन क्षेत्र का बच्चा, उसके पास क्या योग्यताएं थीं कि वह उसका विरोधी हो, अकेले ही उसे इतना चिंतित कर दे। हे, अंत में यह कहना अभी भी मुश्किल है कि कौन मरने वाला है। येज़िविन मुस्कुराए और उपहास किया। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा और उसके शरीर में एक बेहोश फीनिक्स चीखने लगी। फीनिक्स शक्ति की एक लहर ने उसके घाव को घेर लिया ताकि उसे अधिक गंभीर चोटें न लगें। लेकिन उसके हाथ बिल्कुल भी धीमे नहीं हुए और सीधे हवा में एक सुनहरी रोशनी खींची और तुरंत बाहर निकल गया। संवेग कम नहीं हुआ और यह एक तलवार के इरादे में संघनित हो गया। जिनहाई लूज पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसने मूल रूप से सोचा था कि एक शिवेन बस अपनी मृत्युशैया पर संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना भयानक होगा। वह वास्तव में येज़िविन के मृत्युशैया संघर्ष से गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके अलावा उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि एक शिवेन इतना पागल होगा, चोट के बदले चोट की अदला बदली करने की हिम्मत करेगा और उसे इस तरह घायल करेगा। इस तलवार के इरादे वाली तलवार की गति कम नहीं हुई और यह जिनहाई लूज की छाती की ओर जमकर वार किया। इन सब का वर्णन करने में काफी समय लगा, लेकिन वास्तव में यह केवल एक क्षण था। पुची, जिनहाई लूज का शरीर उस भयानक तलवार के इरादे से तुरंत छेद दिया गया था और पलक झपकते ही जिनहाई लूज के शरीर पर एक विशाल, खाली और पारदर्शी घाव दिखाई दिया। इस विशाल बल द्वारा जिनहाई लूज को नष्ट कर दिया गया था और हर जगह खून बिखरा हुआ था और एक मुंह से पुराना खून निकल आया था। हालांकि येशिवेन की स्थिति बेहतर नहीं थी। जिनहाई ढीले किसान की लंबी तलवार ने भी सीधे उसके शरीर पर एक बड़ा घाव काट दिया था। यह जीवन या मृत्यु का संघर्ष था, जीवन या मृत्यु का संघर्ष था। यदि ऐसा नहीं होता तो येशिवेन आधे कदम के स्वर्ग क्षेत्र के मास्टर को जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाती। बूम! जिस क्षण जिनहाई लूज नष्ट हो गया, उसका डोमेन भी एक पल में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और अंदर का दृश्य सभी की आंखों के सामने पूरी तरह से प्रकट हो गया। उपस्थित लोगों में कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं था। वे सभी गहन साधना वाले योद्धा थे। हालांकि यह लड़ाई डोमेन के अंदर थी, लेकिन वे सभी इसे स्पष्ट रूप से देख रहे थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि येशिवेन ऐसी स्थिति में जहां वह पूरी तरह से नुकसान में था, वास्तव में इस तरह के विचार के बारे में सोच सकता है। जिनहाई लूज के अहंकार का फायदा उठाते हुए और आखिरी समय में उसने अपने जीवन का उपयोग एक झटका देने के लिए किया और वास्तव में जिनहाई लूज को गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्या भयानक तलवार का इरादा है! इतना भयानक तलवार का इरादा कैसे हो सकता है! इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि यह व्यक्ति इतना निर्दयी है। वह न केवल दूसरों के लिए निर्दयी है, वह स्वयं के लिए भी अधिक निर्दयी है। इस तरह की विधि, भले ही मैंने इसके बारे में सोचा हो, मैं इसे लापरवाही से उपयोग करने की हिम्मत नहीं करूंगा। यह बच्चा असाधारण है। अगर वह इस बार नहीं मरा तो उसका भविष्य असीम होगा। मेरे लिए नरक में जाओ। अप्रत्याशित घटनाओं की इस श्रृंखला से सभी के ठीक होने का इंतजार न करते हुए उन्होंने एक भयानक गर्जना सुनी, जिसके बाद आकाश से प्रकाश की एक चौंकाने वाली किरण गिर रही थी और सीधे येशिवेन के शरीर पर बमबारी कर रही थी। बूम! येशिवेन को मौके पर ही बमबारी कर दी गई और विशाल शॉकवेव ने उसे सीधे नदी में गिरा दिया। धिक्कार है, मैं बहुत आत्मसंतुष्ट था, येशिवेन ने चुपके से कहा और अचानक अनगिनत संक्षारक नदी के पानी को तुरंत अपने शरीर में डालते हुए महसूस किया। येशिवेन का जेन युआन पहले क्षण में लगभग पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो गया था और येशिवेन के जेन युआन के घनत्व के साथ भी इस नदी के पानी के क्षरण का विरोध करना असंभव था। धत्तेरी की! येशिवेन ने पाया कि जेन युआन का वह कितना भी विरोध करे, यह बेकार था और सीधे तौर पर उसकी त्वचा को खराब कर दिया। जिजी! उस संक्षारक नदी के पानी ने खूनी निशान छोड़ते हुए सीधे उसकी त्वचा को खराब कर दिया। किसी को पता होना चाहिए कि उसकी त्वचा पहले से ही अत्याचारी शरीर की तकनीक से संयमित हो चुकी थी, इसलिए थोड़ा सा क्षरण उसे घायल नहीं कर पाएगा, लेकिन अब इस नदी ने उसकी त्वचा पर एक खूनी निशान छोड़ दिया था, हालांकि उसने अभी तक उसकी त्वचा को नहीं तोड़ा था। त्वचा, लेकिन यह येशिवेन को अतुलनीय बनाने के लिए पर्याप्त थी। हैरान! इस समय येशिवेन के शरीर के भीतर की दिव्यता को खतरा महसूस हो रहा था और वह सीधे उसके शरीर की रक्षा करने के लिए प्रकट हुई। उन संक्षारक नदी के पानी ने देवत्व को एक तेजस्वी ध्वनि के साथ जीर्ण कर दिया, लेकिन यह अभी भी देवत्व के संरक्षण में प्रवेश करने में असमर्थ था। हालांकि यह अभी भी जीर्ण शीर्ण था, लेकिन यह एक क्षण पहले की तरह प्रत्यक्ष रूप से जीर्ण शीर्ण नहीं हुआ था। वास्तव में अगर ये कोई और होता जिसके पास येशिवेन जैसा अत्याचारी शरीर नहीं होता, तो शायद वे पहले ही पल में पूरी तरह से जीर्ण हो जाते। लेकिन अगर येशिवेन के पास दिव्यता का संरक्षण नहीं होता तो वह बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाता और शायद थोड़े समय के बाद उसकी हड्डियां भी नहीं बची होती। येशिवेन, यह एक अच्छा अवसर है, आप इस अवसर का उपयोग उसकी खोज से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं
और आपके द्वारा उसे इतने लंबे समय तक रोके रखने के कारण ये कियान और अन्य लोगों को पहले ही चले जाना चाहिए था। ये मो ने जोर से याद दिलाया। ये जिवेन ने सिर हिलाया। मूल रूप से उसने बचने के लिए सीधे शैतान के पंखों का उपयोग करने की योजना बनाई, लेकिन यह उसके तुरुप के पत्तों में से एक था, इसलिए वह इसे जितना संभव हो उतना उजागर नहीं करेगा। अब जबकि जिन हाइलूज अभ्यासी ने सोचा होगा कि वह पहले ही मर चुका है, इसलिए वह इस अवसर का फायदा उठाकर बच सकता है। पहाड़ और नदियां फिर से मिलेंगे। देर सवेर यह जिन्हाई लूज कल्टीवेटर बिना दफन स्थान के मर जाएगा। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी आंखों में एक भयानक रोशनी चमक उठी। अभी वह जिन्हाई का विरोधी नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह भविष्य में जिन्हाई का विरोधी नहीं होगा, और इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस मामले को भूल जाएगा। ये जिवेन ने अपनी दिव्यता से संक्षारक नदी के पानी का विरोध करने का आग्रह किया। दूसरी ओर वह उस घाव को ठीक करने के लिए फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक को लगातार जुटा रहा था, जिसे अभी अभी छेदा गया था। इस समय जिन्हाई का ढीला अभ्यासी आकाश में एक खेदजनक स्थिति में खड़ा था। उसके शरीर से लगातार खून टपक रहा था। हालांकि ये जिवेन की तलवार का हमला मौके पर ही उसका सिर नहीं काट सका, लेकिन यह उसे गंभीर चोट पहुंचाने के लिए काफी था। अगर वह जल्द हरकत में नहीं आता तो उसकी मौके पर ही मौत हो सकती थी। लेकिन फिर भी ट्रांसेंडेंस दायरे के छठे स्तर पर एक बच्चे से निपटने के क्रम में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। कुछ भी हो, यह सुनना अच्छी बात नहीं थी। हा बच्चे, तुम बेहतर मरोगे। जिन्हाई का ढीला अभ्यासी कुछ पागलपन से चिल्लाया। ये जिवेन द्वारा इस हद तक मजबूर किए जाने से न केवल उसका शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया था, बल्कि उसकी आध्यात्मिक साधना में भी दोष थे। यह अफसोस की बात है। ये परिवार का शिष्य वास्तव में शक्तिशाली है। उन्हें ट्रांसेंडेंस दायरे के केवल छठे स्तर के साथ जिन्हाई के ढीले अभ्यासी को इस हद तक मजबूर करने में सक्षम होने पर गर्व होना चाहिए। अगर वह बच सकता है तो उसका भविष्य असीम होगा। यह अफसोस की बात है कि वह यहाँ समय से पहले मर गया। तो क्या हुआ अगर वह जीनियस है? इस दुनिया में जीनियस की कमी नहीं है। हर पल बड़ी संख्या में प्रतिभाएं उभरती हैं और बड़ी संख्या में प्रतिभाएं खोजी जाती हैं, लेकिन एक ही समय में बड़ी संख्या में प्रतिभाएं दुखद रूप से मर जाती हैं। जो प्रतिभा अंत तक कायम रह सकती है वह प्रतिभा है। बाकी मार्शल आर्ट की सड़क पर सिर्फ नामहीन लाशें हैं। कुछ सालों बाद उन्हें कौन याद रखेगा? यह वास्तव में एक हार की स्थिति है। वह बच्चा मर गया है, लेकिन जिन्हाई का ढीला अभ्यासी कोई बेहतर नहीं है। ये परिवार के शिष्य जो बच गए हैं वे शायद पकड़ में नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, मुझे डर है कि भविष्य में उसे ये परिवार के कुछ लोगों के प्रतिशोध और पीछा का सामना करना पड़ेगा। यह सच था कि मरे हुए व्यक्ति के लिए कोई एक शब्द नहीं कहेगा, लेकिन शर्त यह थी कि उसे एक मृत व्यक्ति होना ही था। अगर जिन्हाई के ढीले अभ्यासी ने उन्हें भागने नहीं दिया तो यह ठीक रहेगा, लेकिन अब जब उसने उन्हें भागने दिया तो बात दूसरी थी। जिन्हाई के ढीले अभ्यासी की शायद इस जीवन काल में उसकी साधना में अधिक प्रगति नहीं होगी। पारलौकिक क्षेत्र के छठे स्तर पर एक कनिष्ठ शिष्य द्वारा इस हद तक मजबूर होना उसकी आत्मा में पहले से ही एक दोष है। उनका अजेय आत्मविश्वास लंबे समय से बिखर गया है। उनकी भविष्य की उपलब्धियां सीमित रहेंगी। जिन्हाई के ढीले अभ्यासी को इस तरह देखकर आधे चरण वाले स्वर्ग क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों ने अचानक उसे अलग अलग निगाहों से देखा। जिन्हाई के ढीले अभ्यासी ने स्वाभाविक रूप से दूसरों की निगाहों में भी बदलाव देखा। उनमें थोड़ी दया आई और उन्होंने तुरंत ठंडी सूंघी। इस बार के लेन देन को नुकसान माना गया, लेकिन किसे पता था कि भविष्य में क्या होगा। हालांकि उसने रुकना जारी नहीं रखा और दूसरों की तिरस्कारपूर्ण नजरों को झेला। उसने सीधे अपने अपंग शरीर को घसीटा और तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गया, क्षितिज में गायब हो गया। वह उन विशेषज्ञों की आंखों में दुर्भावनापूर्ण मंशा देख सकता था जो आधे चरण वाले स्वर्ग क्षेत्र में थे। उसका क्षत विक्षत शरीर अब बुरी तरह जख्मी हो चुका था। एक बार जब वह उनमें से किसी एक का सामना कर लेता है तो यह शायद विनाशकारी होगा। पहले निकल जाना ही बेहतर था। ये जिवेन नहीं जानते थे कि जिन्हाई का ढीला अभ्यासी पहले ही जा चुका था। उसके शरीर पर लगी चोटें पल भर में ही ठीक हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी उसने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की, नहीं वह अपनी दिव्य भावना को बाहर भेज पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नदी का पानी बहुत संक्षारक था। एक बार उसकी दिव्य भावना जारी हो जाने के बाद यह तुरंत पूरी तरह से क्षत विक्षत हो जाएगा और बाहर की स्थिति की जांच करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि उन्होंने यह भी गणना की कि फिर भी जिन्हाई के ढीले अभ्यासी बिल्कुल अंदर आने की हिम्मत नहीं करेंगे, या यह कहा जा सकता है कि उन्हें अंदर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी नज़र में ये जिवेन शायद पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था। एक मरे हुए आदमी के लिए इस संक्षारक नदी के पानी में भागना, चाहे वे इसके बारे में कैसा भी सोचते हों, इसके लायक नहीं था। चूंकि यहाँ से निकलना मुनासिब नहीं था, तो एक ही रास्ता बचा था और वह था इस संक्षारक नदी के पानी में किसी मरे हुए आदमी के लिए भाग जाना। यह सोचने के बाद ये जिवेन तुरंत पानी में लहरों को पार कर गई और तेजी से एक तरफ बह गई। यह नदी 3 भागों में बटी हुई अतिशय प्रतीत होती थी।
मध्य भाग एक रक्त नदी थी, जिसमें अंतहीन लुढ़कता हुआ रक्त सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, और इसमें असंख्य क्रोधित आत्माएं भी थीं। ये ज़िवेन नदी के पीछे पीछे हजारों मील तक चली। उसने अनुमान लगाया कि वह पहले से ही जिन्हाई की दृष्टि से बाहर होना चाहिए और बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक उसे मारपीट व हत्या की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल तुरंत कड़ा हो गया। इस तरह की जगह में लोग अब भी कैसे लड़ सकते हैं? अचानक ये ज़िवेन ने अपनी सांस रोक ली, अपनी आत्मा को रोक लिया, खुद को रोक लिया और चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा। वह एक पल के लिए हिचकिचाए और अपनी सारी आभा को रोक लिया। इस तरह के माहौल में ये ज़िवेन को खोजे जाने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ी देर बाद दूर से लड़ाई की आवाज़ आई और करीब आ रही थी। फिर उसने 1 दर्जन से अधिक आकृतियों के एक समूह को रक्त नदी में लड़ते हुए देखा। रक्त नदी भूतों से घनीभूत थी और कई भूत सीधे मारने के लिए इन आकृतियों की ओर दौड़ पड़े। हालांकि इन लोगों के सामने ये भूत उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जब समूह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति सामने आई तो ये ज़िवेन अचानक सुस्त हो गई। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये जिंग थी। क्या संयोग है! ये ज़िवेन मूल रूप से ये जिंग से छुटकारा पाने का एक अवसर खोजना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उससे यहाँ मिल पाएगा। यह वास्तव में दुश्मनों के लिए एक सनकरा रास्ता था। हालांकि उसके दिल में वह अभी भी थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। ये जिंग ने नाव क्यों नहीं ली और इसके बजाय नदी के तल में प्रवेश करने का फैसला किया? अगर उससे बचना भी हो तो इस हद तक नहीं होना चाहिए। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये जिंग का उद्देश्य निश्चित रूप से सरल नहीं था। यह सोचकर ये ज़िवेन मुस्कुराए। ये ज़िवेन, ये जिंग इस समय यहाँ आया है। वह निश्चित रूप से 3 दिनों के लिए दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने का इरादा नहीं रखता है। उसका कोई और उद्देश्य होना चाहिए। टीएस उसे नष्ट करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। ये मो ने भी उसे साइड से एक्ट किया। ये ज़िवेन कुछ नहीं बोली और बस चुपचाप प्रतीक्षा करती रही। निश्चित रूप से ये जिंग और अन्य लोगों को उसके ऊपर से गुजरने में देर नहीं लगी। चूंकि ये ज़िवेन ने अपनी पूरी आभा को रोक रखा था, इसलिए ये जिंग ने उसे नहीं देखा। इसके अलावा इस संक्षारक नदी में उन भूतों के पास भी जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं था, अन्य प्राणियों की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए ये जिंग बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ये जिंग, तुम क्या ढूंढ रही हो? क्या तुम्हें हमें पहले से नहीं बता देना चाहिए? इस समय ये जिंग के पीछे जियागू कबीले के मास्टर ने थोड़ा अधीरता से कहा। मत भूलो, हमारी यात्रा का उद्देश्य ये ज़िवेन को ढूंढना है। अगर हमने देरी की और उसे भागने दिया तो हम वापस जाकर उसे समझा नहीं पाएंगे। इसके अलावा यह खजाना घर केवल 3 साल के लिए खुला रहेगा। 3 साल बाद अंतरिक्ष चैनल भी टूट जाएगा, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है और कुंजी स्वचालित रूप से उड़ जाएगी। जियागू कबीले के मास्टर ने अधीरता से कहा। आप निश्चिंत हो सकते हैं, ये ज़िवेन निश्चित रूप से बच नहीं पाएगी। ये जिंग ने कुछ अधीरता से कहा, क्या मैंने यह नहीं कहा था कि खजाना मिलने के बाद मैं ये ज़िवेन को मार डालूंगा? ये ज़िवेन मेरे हाथों मर जाएगी, भले ही उसके पास वह खजाना हो। वह वास्तव में मेरी हत्या करने की योजना बना रहा है। ये ज़िवेन ने चुपके से उपहास किया। हालांकि उसने शायद यह नहीं सोचा होगा कि ये ज़िवेन उनसे दूर नहीं थी, उन्हें घूर रही थी। ये ज़िवेन ने उनके शरीर को देखा। उनमें से प्रत्येक के शरीर पर एक कवच था, जो वास्तव में संक्षारक नदी के पानी के क्षरण का विरोध कर सकता था। हालांकि जियागू कबीले के मुखिया के शब्दों ने ये ज़िवेन का ध्यान खींचा। यह खजाना घर केवल 3 साल के लिए ही खोला जा सकता है। वे कैसे जानते हैं? क्या कोई रहस्य है जो मुझे नहीं पता? यह सोचकर वह चुपके से उनके पीछे हो लिया। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता? यह खजाना हजारों वर्षों में केवल एक बार दिखाई देता है। यदि यह बड़ी ताकतों के लिए नहीं होता तो वे इसके बारे में नहीं जानते और इसे रिकॉर्ड नहीं करते। अब बहुत से लोग अभी भी सोचते हैं कि यह खजाना गलती से खोजा गया था। वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जिंग ने थोड़े गर्व के साथ कहा। हालांकि जाने से पहले उसे अपने पिता से इसके बारे में पता चला था, फिर भी वह नाखुश था कि जियागू कबीले के ये लोग उसके सामने अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर रहे थे। केवल वे ही कृषक मूर्खता से बिना सिर वाली मक्खियों की तरह इधर उधर भटकेंगे। ये जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये ज़िवेन उसके पीछे पीछे चल रही थी। वह उन लोगों के समूह से संबंधित था जो बिना सिर वाली मक्खियों की तरह थे। ऐसा लगता था कि ये लोग ये कियान की तरह ही जानते थे। ये फैंग और अन्य लोगों के पास स्पष्ट रूप से एक लक्ष्य था, विशेष रूप से ये कियान। उसके पास एक झटके में आधा कदम दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने का एक तरीका था। हालांकि ये ज़िवेन कुछ नहीं जानती थी। इस समय उन्होंने महसूस किया कि उनके और इन लोगों के बीच एक मूलभूत अंतर था, न केवल ताकत के संदर्भ में बल्कि उन संसाधनों और कनेक्शनों के बारे में भी जिन्हें उनके बुजुर्गों ने हजारों वर्षों तक प्रबंधित किया था। हो सकता है कि ये सामान्य दिनों में प्रतिबिंबित न हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर यह बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो सकता है।
क्या गैप था, यह अंतराल था। ये जिवेन और ये जिंग नदी के तल पर आ गए। जैसे ही वे पास आए, ये शिवेन ने महसूस किया कि उसमें से तेज उतार चढ़ाव आ रहा है। यहाँ कुछ अजीब है, ये मो ने कहा। ये जिवेन ने सिर हिलाया। ये जिंग, अंदर क्या है? जियागू कबीले के मास्टर ने फिर पूछा। इसमें एक खजाना दानव है, ये जिंग ने कहा। अतीत में हमारे ये कबीले के एक वरिष्ठ ने एक नदी के तल पर एक खजाना दानव को दबा दिया था और उसे दिन रात पॉलिश किया था। वह खजाना राक्षस आकाशीय क्षेत्र का अस्तित्व था। यह खजाना दानव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मेरे पास वरिष्ठ द्वारा छोड़ा गया व्यक्तिगत पत्र है, इसलिए मुझे इसे वश में करने में सक्षम होना चाहिए। तब मैं उसकी संचित शक्ति को कई वर्षों तक ग्रहण कर सकूंगा। तब मेरी साधना एक ही बार में कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा मैं इस अनमोल खजाने को प्राप्त कर सकूंगा। उस समय ये जिवेन मेरी विरोधी होगी। ये शिवेन समझ गई थी कि यह इसी वजह से था। इस समय येमो ने भी ये जिवेन के शरीर में अपनी जादुई आंखें खोलीं। अचानक वह सब कुछ देख सकता था। कितना शक्तिशाली गठन है। येमो ने पूरी सरणी को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन आह भर सका। मुझे नहीं पता कि आपके ये वंश के किस व्यक्ति ने इस सरणी को बंद कर दिया। दसियों हजार साल बीत चुके हैं, लेकिन यह अभी भी पहले की तरह काम कर सकता है। यह थोड़ा सा है सरनी की तरह जिसने स्टार कोलोसिस को सील कर दिया। ऐसा कैसे? तू जिवेन ने पूछा। उसने अपनी जादुई आंखें भी खोलीं और देखा कि नदी की गहराई में असामान्य उतार चढ़ाव हो रहे थे। उन लहरों ने सबकी नजरें रोक रखी थीं। ये जिंग ने पहले जो कहा था उसके साथ मिलकर मैं पहले से ही यह निर्धारित करने में सक्षम हूं कि यह निश्चित रूप से एक सीलिंग और दमनकारी फॉर्मेशन है। ये न केवल अपने भीतर के खजाने के दानव को दबाने में सक्षम है, बल्कि यह लगातार अपने शरीर के भीतर की साधना को निकालने और इसे संग्रहित करने में भी सक्षम है। हजारों वर्षों तक परिष्कृत होने के बाद यह पहले से ही अतुलनीय रूप से शुद्ध है। अगर कोई इस खेती को प्राप्त करने में सक्षम है, तो यह उनकी खेती में बहुत वृद्धि करने में कोई समस्या नहीं होगी। येमो ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि ये जिंग इतना आश्वस्त है कि वह तुम्हें मार सकता है। अगर वह सच में इस पर अपना हाथ जमा लेता है तो उसकी ताकत आसमान छू लेगी। उस समय मुझे डर है कि तुम उसका मैच नहीं बनोगे। मुझे डर है कि तुम उसे देखकर चूहे की तरह भाग जाओगे। तो हम निश्चित रूप से उसे इसे पाने नहीं दे सकते। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा। इससे पहले कि वह इसे प्राप्त करे, हमें उससे छुटकारा पाना चाहिए। ये शिवेन चुपचाप ये जिंग के पीछे चल पड़ी। इस समय ये जिंग का हाथ एक जटिल मुहर को दबा रहा था। उसने जानबूझकर जियागो कबीले के आकाओं से परहेज किया। मुमकिन है वह अभी भी उनके खिलाफ बहुत सतर्क था। हालांकि ये एक शिवेन की आंखों में गिर गया। इस समय उनके शरीर में रहस्यमय स्थान भी तेजी से काम करने लगा। इसने इस मुहर के बारे में सब कुछ पागलपन से गणना करना शुरू कर दिया। यह गुप्त तकनीक जटिल नहीं थी, इसलिए उसे इसमें महारत हासिल करने में देर नहीं लगी। इसके अलावा वह इस गुप्त तकनीक के माध्यम से इस जैन पद्धति के बारे में कुछ बातें निकालने में सक्षम था, और ये बातें उनके दिमाग में घर कर गई थीं। धीरे धीरे गठन की सबसे बाहरी परत थोड़ा थोड़ा करके खुलती गई, जिससे एक छोटे पहाड़ के आकार का एक अतुलनीय रूप से विशाल प्राचीन कांस्य देग प्रकट हुआ। क्या यह खजाना दानव का मूल रूप था? क्या यह पहले से ही मर चुका है? ये जिवेन कुछ हैरान थी। आखिरकार भले ही ये कीमती राक्षस जादुई खजाने से रूपांतरित हो गए हों, लेकिन उनका भी एक जीवन काल था। यदि वे एक निर्दिष्ट समयावधि के भीतर अमरता के क्षेत्र तक साधना नहीं कर सके, तो निश्चित रूप से भविष्य में उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर उनकी सारी शक्ति इसे संयमित करने के लिए उनके शरीर में वापस आ जाएगी। हो सकता है कि उन्हें अपने आध्यात्मिक ज्ञान को पुनः उत्पन्न करने और फिर से एक कीमती दानव में बदलने का अवसर मिले। बात बस इतनी थी कि यह दुनिया इंसानों की दुनिया से बहुत लंबी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इसे करते हैं। हमें ये जिंग को वह ताकत नहीं मिलने देनी चाहिए, नहीं तो मैं ही बच सकती हूँ। ये जिवेन चिल्लाया और तुरंत हमला कर दिया। ये शिवेन ने तुरंत ये जिंग और अन्य लोगों को पकड़ने के लिए एक बड़ा हाथ बढ़ाया। ये जिंग और अन्य लोगों ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस बड़े हाथ से बचने के लिए उन्होंने प्रतिक्रिया दी और सीधे पीछे हट गए। ये जिंग और अन्य लोग थोड़ा शांत हुए। उन्होंने दूर से देखा और पाया कि वह व्यक्ति वास्तव में ये जिवेन था। ये जिवेन, तुम छोटे चोर, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? यह असंभव है, ये जिंग ने अविश्वास में कहा, क्योंकि वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि इस नदी की संक्षारक शक्ति कितनी मजबूत थी। यहाँ तक कि अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र का एक स्वामी भी इसके द्वारा जीर्ण हो जाएगा। ये शिवेन ने भी एक विशेष विधि का उपयोग किया, नहीं तो उनका यहाँ आना संभव नहीं होगा। ये जिवेन ने यह कैसे किया? कुंजी यह थी कि वह यहाँ कैसे दिखाई दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वे उसका पीछा कर रहे थे और उसके द्वारा खोजे गए थे? यह असंभव था। क्या असंभव है? ये जिंग, तुम्हारी किस्मत आज खत्म हो जाएगी। ये जिवेन ने कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो।
मैं तुमसे छुटकारा पाने का एक मौका ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तुमसे इतनी आसानी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। येशिवेन को अचानक गुस्सा आ गया। येशिवेन की बातों ने स्पष्ट रूप से उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह अचानक क्रोधित हो गया और बोला, येशिवेन, क्या आपको लगता है कि आपकी जीत निश्चित है? आपकी इतनी घमंडी होने की हिम्मत कैसे हुई? मैं और क्या कर सकता हूँ? क्या आपको लगता है कि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी होंगे? येशिवेन ने उपहास किया और कहा, यह मत भूलो कि मैंने तुम्हें पहले आसानी से कैसे हराया था। ये जुकोंग अभी भी मेरी प्रतिद्वंद्वी है। मैं तुम्हें नहीं मानता, बिल्कुल गंभीरता से। येशिवेन ने निर्दयता से उपहास उड़ाया। वह उसे पूरी तरह से भड़काना चाहता था। एक बार जब वह अपना आपा खो बैठा तो यह उसकी मृत्यु का समय होगा। ये जिंग, उसके जाल में मत फंसो। वह स्पष्ट रूप से तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। इस समय जियागू कबीले के मास्टर ने सीधे तौर पर कहा, येशिवेन भी इस बार हमारी टीम का अंतिम लक्ष्य है। चूंकि हमने उसे पा लिया है, हमें अब आपकी आवश्यकता नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हैं और उस शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। जहां तक जिवेन की बात है, उसे हमारे पास छोड़ दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना शक्तिशाली है। यदि आप आधे कदम वाले दिव्य क्षेत्र में कदम रखते हैं तो क्या वह तब भी आपका विरोधी होगा? जियागू कबीले के इस मास्टर की बात सुनकर ये जिंग पूरी तरह से शांत हो गया। वह सही था, ये इसके लायक नहीं होगा अगर उसे येशिवेन द्वारा उकसाया जाता। ये जिवेन, मैं देख सकता हूं कि आपने शायद वही सुना जो मैंने पहले कहा था, इसलिए आप मुझे रोकना चाहते हैं, है ना? ये जिंग एक प्रथम श्रेणी का चतुर व्यक्ति भी था। उसने पलक झपकते ही येशिवेन की योजना का पता लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। जब मैं इस शक्ति को अवशोषित कर लूंगा और एक झटके में आधे कदम के आकाशीय क्षेत्र में भाग जाऊंगा तो मैं तुमसे मौत की भीख मांगूंगा। मैं तुझे बिना कब्र के मरवा दूंगा। मैं चाहता हूं कि हर कोई जाने कि मैं ये परिवार का नंबर 1 जीनियस हूं। क्या भगवान का बेटा, कौन से 5 हेगमन मेरे विरोधी नहीं हैं? कितना अहंकारी! येशिवेन के चेहरे के भाव नहीं बदले, लेकिन वास्तव में वह थोड़ा चिंतित था। अगर ये जिंग उसकी चाल में नहीं फंसा और उसे द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती नहीं दी, तो क्या उसके पास अपना सिर ढकने और चूहे की तरह भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा? यह सोचकर येशिवेन ने तुरंत संकोच नहीं किया। वह सीधे अपनी हथेली से फिसल गया और उसका फिगर तुरंत निकल गया। उसने इन सभी लोगों को मारने के इरादे से एक भारी प्रहार किया। ये जिंग ने येशिवेन की हरकतों को देखा और तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। वह पालथी मारकर बैठ गया और एक हाथ की सील को चुटकी में दबा लिया। अचानक पूरी जैन पद्धति गड़गड़ाहट करने लगी। वह प्राचीन कांस्य देग अचानक जल उठा और प्रकाश की चमकदार किरणों से खिल उठा, लेकिन कुछ देर बाद फिर शांत हो गया। उसके तुरंत बाद गठन से ये जिंग के शरीर में ऊर्जा की एक धारा प्रवाहित हुई। ये जिंग के कपड़े अचानक से लहरा उठे और ऐसा लगा जैसे वह इसका आनंद ले रहा हो। वह आभामंडल को अपने शरीर में दबा नहीं सका और वह अचानक उबल पड़ा। ये क्वान, जल्दी करो और ये जिंग को रोको, इससे पहले कि वह आधे कदम के आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करे। अन्यथा तुम केवल घबराहट में बच सकते हो। इस समय येमू जल्दी से चिल्लाया। समझ गया। येशिवेन जरा भी पीछे नहीं हटे। यह बड़ा हाथ तुरंत हवा में एक अजगर के पंजे में बदल गया। ग्रेट ड्रैगन कैप्चर तकनीक। उसने हमला करते ही हेवन लेवल मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। इसकी शक्ति असाधारण थी और इसने उस क्षेत्र पर बमबारी की जहां जियागू कबीले के स्वामी थे। जियागू कबीले के लगभग सभी स्वामी त्यागी पुरुष थे। दूसरे शब्दों में, उन्हें मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं था। वे एक एक करके सीधे येशिवेन की ओर दौड़ पड़े। येशिवेन की ग्रेट कैप्चर ड्रैगन टेक्निक ने जियागू कबीले के सबसे तेज योद्धा को तुरंत मारा जिसने उस पर झपट्टा मारा था। टकराना। येशिवेन के ड्रैगन पंजे ने बलिदान के जियागू कबीले के आदमी की छाती में सीधे एक बड़ा छेद कर दिया। उसे सीधे येशिवेन ने उड़ा दिया और गंभीर दर्द ने उसे बार बार चीखने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उसके हाथों की चाल धीमी नहीं थी। यह अज्ञात था कि किस प्रकार की घातक गुप्त तकनीक का उपयोग किया गया था, लेकिन उसके शरीर पर घाव भी नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहे थे। हालांकि उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने 30वें दशक में था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह अपने 40वें वर्ष में था। जाहिर है, उसने अपने जीवन को जलाने की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। यह फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक के समान था, लेकिन फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक स्पष्ट रूप से इस गुप्त तकनीक से कई गुना अधिक उत्तम थी। फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक अनिवार्य रूप से एक उपचार तकनीक थी जो जीवन शक्ति का उपभोग करती थी। दूसरे शब्दों में, जब तक यह एक उपचार तकनीक थी, यह निश्चित रूप से जीवन शक्ति का उपभोग करेगी। उपचार आमतौर पर कोशिका विभाजन के बाद किया जाता था। हालांकि किसी व्यक्ति के जीवन में कोशिका विभाजन की संख्या बहुत सीमित थी, जिसके परिणामस्वरूप जीवन शक्ति की बड़ी खपत हुई। योद्धा अक्सर लड़ते थे और चोट लगना एक सामान्य घटना थी। इसलिए यहां तक जिन योद्धाओं ने दीर्घायु क्षेत्र को पार कर लिया था, उनका जीवन काल भी हजारों वर्षों का था।
हालांकि जो वास्तव में 10,000 साल तक जीवित रह सकते थे वे दुर्लभ थे। 8-9 हजार वर्ष तक जीवित रहने वाले बहुत दुर्लभ थे। अधिकांश लोगों का जीवन काल दसियों हजार वर्षों का था, लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो 5,000 वर्षों से अधिक जीवित रह सके। अधिकांश लोग युद्ध में मारे गए और शेष लोगों ने पिछली लड़ाई के कारण अपने जीवन काल का बहुत अधिक उपभोग किया, जिसके परिणामस्वरूप उनका जीवन छोटा हो गया। बड़ी ताकतों के वे स्वामी ठीक थे। उन बड़ी ताकतों के पास अक्सर स्वर्गीय खजाने या अमृत होते थे जो जीवन को बढ़ा सकते थे, इसलिए वे अक्सर कम या ज्यादा पुनर्प्राप्त कर सकते थे। हालांकि अलग अलग काश्तकारों के बीच एक लंबा जीवन काल होना वास्तव में कठिन था। 5,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहना एक असाधारण आशा थी। उनके पास सभी प्रकार के अमृत नहीं थे, इसलिए अंत में वे अक्सर समय से पहले ही मर जाते थे। हालांकि फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। अगर उसने साधारण बिजली तकनीक का इस्तेमाल किया होता तो वह बच नहीं पाता। यदि वह बच भी जाता तो उसकी आयु 3 या 4,000 वर्ष से कम आंकी जाती। हालांकि फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक की मदद से वह उस जीवन शक्ति के अलावा अपने जीवनकाल के 1,000 साल से भी कम खो देता है जिसे उसने पहले भर दिया था। हालांकि येक्षिवेन ने परवाह नहीं की। वह केवल 100 वर्ष से अधिक का था। वह अभी भी जवान था और वह अभी भी हार सकता था। यदि वह अपने जीवनकाल में अमरत्व प्राप्त कर सकता है तो उसकी सारी जीवन शक्ति फिर से भर दी जाएगी और वह जीवन के बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। हालांकि वह यह भी अच्छी तरह से जानता था कि इस उपचार गुप्त तकनीक का प्रभाव जितना अधिक होगा, दुष्प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। इसने उन्हें एक ही सांस में 10 साल से अधिक उम्र का बना दिया। उसके चेहरे से यह लग रहा था कि उसने शायद एक सांस में अपने जीवन के 1,000 साल से अधिक खो दिए थे। इन लोगों ने परिणामों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वे मौत के योद्धाओं के एक समूह थे। इस तरह के मौत के योद्धा सबसे अधिक परेशानी वाले थे और उनसे निपटने का कोई तरीका नहीं था। येक्षिवेन उसे कैसे ठीक होने का मौका दे सकती थी। वह सीधे एक सांस में ऊपर चला गया और सीधे अनगिनत सुनहरी बत्तियां बुझा दी और फिर से हमला किया। वह बता सकता था कि चूंकि ये मौत के योद्धाओं का एक समूह थे, वे मूल रूप से हताश लोगों का एक समूह थे जो पीछे नहीं हटेंगे या मौत से नहीं डरेंगे। केवल उन सभी का सफाया करके ही वे ये जिंग पर हमला कर पाएंगे। इस समय अन्य मृत योद्धाओं ने येज़िवेन को घेर लिया, उसे हमला करने का अवसर नहीं दिया। हालांकि येज़िवेन उन्हें कैसे मौका दे सकती थी। वह अचानक चिल्लाया, दफा हो जाओ। उनकी जोरदार शक्ति ने विशेषज्ञों को ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर पर धकेल दिया। उसका बढ़ता क्यूई और रक्त आकाश में उड़ गया, संक्षारक नदी के पानी में अनगिनत धाराएं पैदा कर रहा था। डेथ वॉरियर कमांडर की साधना सबसे गहरी थी। बस एक पल में वह पहले ही फिर से चार्ज कर चुका था। हम्फ, आपको लगता है कि आप मुझे रोक सकते हैं? येक्षिवेन ठंडेपन से चिल्लाए। उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी भयानक गति तुरंत चीगोन के सर्पिल में बदल गई और उस मृत योद्धा के शरीर में भयंकर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया जो अपनी चोटों को ठीक कर रहा था। टकराना। मौत के योद्धा को अचानक से पकड़ लिया गया और येक्षिवेन ने उसे मौके पर ही फाड़ डाला। वह बार बार चिल्लाया और नदी के पानी से पूरी तरह से जंग खा गया। ऐसा कहा जा सकता है कि वह बिना किसी कब्रगाह के मर गया। अपने साथी की मौत देखकर इन शहीदों के चेहरे नहीं बदले। यह ऐसा था जैसे उन्होंने किसी राहगीर को मरते हुए देखा हो। इस समय उन्होंने एक के बाद एक येज़िवेन को घेर लिया और अपने साथी की मृत्यु के कारण कोई उतार चढ़ाव नहीं किया। यह वह आदमी है जिसने हमारे युवा मास्टर को मार डाला। वह हमारे कबीले का बहुत बड़ा दुश्मन है। आज हमें उसे मारने के लिए सेना में शामिल होना चाहिए। डेथ वॉरियर कमांडर चिल्लाया। वह जानता था कि येक्षिवेन की ताकत बहुत अत्याचारी थी, लेकिन वे उससे अधिक थे, इसलिए वह डरा नहीं था। इसके अलावा उनके पास अभी भी उनका आखिरी तुरुप का पत्ता था, जो कि ये जिंग था। वह जानता था कि ये जिंग और ये जीवेन के बीच गहरी दुश्मनी थी। जब तक ये कसिंग शक्ति को अवशोषित कर लेती तब तक येक्षिवेन की मृत्यु हो जाती। इसलिए चाहे जो भी हो, उसे येक्षिवेन को रोकना पड़ा। हालांकि येज़िवेन तब तक इंतजार नहीं कर सकती थी जब तक कि ये जिंग ने शक्ति को अवशोषित नहीं कर लिया। नहीं तो उसके खड़े होने की जगह नहीं होगी। एक ही पल में ये जिंग की ताकत आसमान छू गई थी। यह बहुत भयानक था। तुम मुझे मारना चाहते हो? येज़िवेन ने ठंडी सूंघी और एक बार फिर ड्रैगन को पकड़ने की महान शक्ति का इस्तेमाल किया। ड्रैगन का पंजा आसमान से उतरा और सीधे उस पर बमबारी करने वाले अनगिनत मार्शल आर्ट टोरेंटों को पकड़ लिया और नष्ट कर दिया। हेवन ग्रेड मार्शल आर्ट की शक्ति बहुत भयानक थी। हालांकि ग्रेट ड्रैगन कैचिंग पावर एक हेवन ग्रेड मार्शल आर्ट थी। येज़िवेन की वर्तमान शक्ति के साथ इसे सक्रिय करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती थी। नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से उसके शरीर की ची लगभग लुप्त हो रही थी। हालांकि ग्रेट ड्रैगन कैचिंग पावर की शक्ति वास्तव में असाधारण थी। टकराना। लॉफेज रियल्म के 9वें स्तर के एक योद्धा के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और वह मौके पर ही येज़िवेन के ड्रैगन पंजे द्वारा पकड़ लिया गया।
ड्रैगन के पंजे ने रक्षात्मक ढाल को तोड़ दिया और सीधे उसकी छाती में एक बड़ा छेद कर दिया। अनगिनत नदी का पानी छेद में डाला गया और थोड़ी ही देर में यह पूरी तरह से जीर्ण हो गया। हालांकि ये मृत्यु योद्धा अभी भी अविचलित थे। यह भी कहा जा सकता है कि वे असामान्य रूप से ठंडे खून वाले थे। वे येकशिवेन को घूर रहे थे और उसे मरवाना चाहते थे। उन्होंने उसे वापस लड़ने का कोई मौका नहीं दिया। मुझे देखो, मैं भी हमला करूंगा। इस समय येमो अंत में इसे और सहन नहीं कर सका। वो सीधे येकशिवेन के शरीर से कूद गया। अपने शरीर के रूप में त्यानयुवान मिर के साथ वह सीधे मौके पर एक राक्षस में बदल गया। वह हवा में चिल्लाया और कानून चरण दायरे के 9वें स्तर पर एक मौत के योद्धा को सीधे खून की धुंध के बादल में मार डाला। फिर उसने रक्त को अवशोषित कर लिया। येमो की मदद से येजिवेन की दक्षता अचानक बहुत बढ़ गई। उसने फिर से मौके पर हमला किया और उसके हाथों में विभिन्न मार्शल आर्ट चमक उठे। वह अब केवल इस बात तक ही सीमित नहीं था कि वह किस तरह की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है। उसने जो सोचा उसका उपयोग किया। हालांकि उनकी मार्शल आर्ट की उपलब्धियां इतनी अधिक थीं कि चाहे किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट हो, वह आसानी से इसका उपयोग कर सकते थे। वह किसी भी तरह के संघर्ष से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। अपरिहार्य न्याय। हालांकि येकशिवेन ने मृत योद्धाओं के नेता को जोर से चिल्लाते हुए सुना। एक बड़ा काला जाल तुरंत उसके हाथ में फैल गया और येकशिवेन की ओर गिर गया। एक पल के लिए येजिवेन के बचने की जगह रुक गई थी। यह एक अपरिहार्य जाल की तरह था। स्वर्ग के जाल में एक विस्तृत जाल है, लेकिन वह कभी नहीं बचता। ऐसा लगता था कि इस बड़े जाल में हर जगह खामियां थीं, लेकिन इसने येकशिवेन को यह महसूस कराया कि वह आसानी से बच नहीं सकता था। यह पृथ्वी स्तर के शीर्ष दैवीय उपकरणों का एक सेट था और यह असीम रूप से भयानक था। चूंकि मैं बच नहीं सकता तो मैं नहीं बचूंगा। फिर मेरे लिए तोड़ो, येजिवेन चिल्लाए और उस जगह पर अंतहीन सुनहरी रोशनी बिखेर दी। बड़ा जाल उसके गिरते ही सीधे फट गया। कुछ नहीं, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो? मौत के योद्धाओं के नेता ने अविश्वास में येकशिवेन को देखा। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह लॉफेज रियल्म के 6ठे स्तर पर एक योद्धा वास्तव में अपने नंगे हाथों से एक मार्शल आर्ट टूल को फाड़ सकता है। यह ज्ञात होना चाहिए कि लॉफेज रियल्म के 9वें स्तर पर एक मास्टर के खिलाफ लड़ने की ताकत होने का मतलब यह नहीं था कि वह पृथ्वी स्तर के शीर्ष मार्शल आर्ट टूल को फाड़ सकता था। यह एक शीर्ष पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट टूल था। यहाँ तक कुछ दिव्य क्षेत्र के मास्टर्स अभी भी मार्शल आर्ट टूल के इस ग्रेड का उपयोग करते हैं। उसने वास्तव में इसे अपने नंगे हाथों से फाड़ा। उसका भौतिक शरीर कितना अत्याचारी था। उसकी आंखें खौफ से भरी थीं। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्या वह अब भी इंसान था? वह सिर्फ एक राक्षस था, लेकिन यह भी इस वजह से था कि उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी भयानक हो गया था। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जियागो कबीले के लिए एक बड़ा खतरा होगा और एक बड़ा खतरा होगा। उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस समय उन्होंने एक लंबी दहाड़ निकाली और फिर से एक मार्शल आर्ट चाल चली। इसने येकशिवेन को ढक दिया। एक अत्याचारी सेना मौके पर घनीभूत हो गई और येकशिवेन के चारों ओर लिपट गई। येशिवेन, तुम आज निश्चित रूप से मरोगी। भले ही हम सब मरें, तुम एक साथ मरोगे। मौत के योद्धाओं के नेता ने ठंडेपन से कहा। उनका हृदय अत्यंत उग्र था। येजिवेन आज निश्चित रूप से मर जाएगी। जब ये जिंग ने शक्ति को अवशोषित कर लिया तो एक वन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी मरा हुआ होगा। मरो, बेशक तुम सब आज मरोगे। येजिवेन ने ठंडी सांस ली। इन मृत योद्धाओं ने एक व्यूह रचना बना ली थी और वे सभी उसकी ओर दौड़ रहे थे। यहाँ तक उन्होंने भारी दबाव महसूस किया। यदि यह लॉफेज दायरे के 9वें स्तर पर एक साधारण मास्टर होता तो उसे इस समय मौत के घाट उतार दिया जाता। दुर्भाग्य से उन्होंने येकशिवेन का सामना किया। येकशिवेन ने एक लंबी दहाड़ निकाली और एक गहरी सांस ली। अनगिनत संक्षारक नदी का पानी तुरंत उसके पेट में समा गया। उसका पूरा शरीर तुरंत एक गेंद की तरह फूल गया। उसका चेहरा भी असामान्य रूप से कुरूप हो गया था। यह अब तक का सबसे कठिन समय था जब उसने स्पिरिट बम दागा था। अनगिनत संक्षारक नदी के पानी ने उसके शरीर को भर दिया, उसके पेट, आंतरिक दीवारों और बाकी सब चीजों को क्षत विक्षत कर दिया। बूम! येजिवेन ने अपना मुंह खोला और अचानक उसके मुंह से पागलपन की एक भयानक धार निकली। काली धारा की धार असंख्य लिंक की और जैन युआन के साथ मिश्रित थी और इसने सीधे नदी पर बमबारी की। बूम! येजिवेन का स्पिरिट बम और उनके हमले भयंकर रूप से टकराए। एक पल में यह भयंकर रूप से फट गया। अतुलनीय रूप से भयानक हवा की लहरें फैल गईं जो सभी दिशाओं में हलकों में फैल गईं। हालांकि येजिवेन का स्पिरिट बम धीमा नहीं हुआ। इसने सीधे उनके हमलों की धज्जियां उड़ाईं और फिर उन्हें जमकर उड़ाया। बूम बूम बूम! एक के बाद एक उन्हें उड़ा दिया गया। यहाँ तक कि मृत्यु योद्धाओं के नेता भी कोई अपवाद नहीं थे। इससे वह फट गया और मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया। नदी के पानी से वह लगभग पूरी तरह से जंग खा चुका था। येकशिवेन लगातार सांस लेने के लिए हॉर्न रही थी।
उसके जेएनक्यूई बम से ये लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि यह जेएनक्यूई बम संक्षारक नदी के पानी के साथ उसके जेन युआन का 1/3 हिस्सा खा गया था, लेकिन प्रभाव अभी भी उत्कृष्ट था। उसे जो चाहिए था वह समय था, और समय ही उसे चाहिए था। ये जिवेन, जल्दी करो और उस ये जिंग से निपटो, इन लोगों को मेरे पास छोड़ दो। ये मो चिल्लाया। ये शिवेन ने सिर हिलाया और ये जिंग को मारने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। शुआ, ये जिवेन की हरकतें बहुत तेज थीं और वो तुरंत ये जिंग के सामने आ गया। बजना, ये शिवेन का हाथ तलवार की रोशनी से जगमगा उठा और उसने बेरहमी से उसे काट डाला। स्वॉर्डलाइट ने हिंसक रूप से गोली चलाई और संक्षारक समुद्री जल को काट दिया। यह लहरों के माध्यम से टूट गया और ये जिंग के शरीर पर गिरने ही वाला था कि अचानक ये क्वन के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। अनगिनत जेन युआन उसके शरीर से बाहर निकल आए और तुरंत एक बड़े हाथ में तब्दील हो गए, जिसने ये शिवेन की तलवार की रोशनी को पकड़ लिया। बूम! बड़े हाथ ने ये जिवेन की तलवार की रोशनी को सीधे पकड़ लिया और बिना किसी मामूली रोक टोक के उसे नष्ट कर दिया। हाँ, ये जिवेन, तुम आज मर चुके हो। ये जिंग का फिगर तुरंत बाहर निकल गया और ये शिवेन से भी तेज गति से ये शिवेन की ओर बढ़ गया। तू जिवेन की आभा शुरुआत में जितनी अत्याचारी थी, उससे दोगुनी से भी अधिक थी। उसने दसियों हजार वर्षों के खजाने वाले दानव की मार्शल शक्ति को अवशोषित कर लिया था। भले ही वह थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो, उसकी युद्ध शक्ति दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई थी। कोई भी कल्पना कर सकता है कि उसकी मार्शल शक्ति कितनी शक्तिशाली थी। ये शिवेन ने चुपके से राहत की सांस ली। सौभाग्य से ये जिवेन ने सारी मार्शल शक्ति को अवशोषित नहीं किया, नहीं तो यह भयानक होगा। उसे डर था कि उसे शर्मिंदगी में भागना पड़ेगा। ये जिंग ने अपनी हथेली बाहर निकाली और अनगिनत तारों की रोशनी पानी में से निकलकर ये जिवेन की ओर दब गई। आभा अतुलनीय रूप से भयानक थी। अनगिनत जेन युआन पागलों की तरह बह गए और एक चाल में ये जिवेन को मारना चाहते थे। ये जिंग, इसके बारे में सोचो भी मत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी साधना कितनी ऊंची है, आप मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। ये जिवेन ने उपहास किया और सीधे ग्रेट ड्रैगन कैप्चर पावर का उपयोग किया। यह सीधे एक असली ड्रैगन में बदल गया और अनगिनत तारों की ओर दौड़ते हुए गर्जना करने लगा। बूम! तारों का प्रकाश जिसने आकाश को भर दिया था, वह तुरंत नष्ट हो गया और आकाश को भरने वाले सितारों में बदल गया। ये जिंग ने अपनी आंखों में थोड़ी डरावनी नजर के साथ ये शिवेन को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अपनी अत्याचारी मार्शल शक्ति का पहले से दुगना उपयोग करने के बाद भी ये शिवेन से निपटने में सक्षम नहीं होगा। अगर उसने ये शिवेन पर पहले हमला किया होता तो क्या वह मौके पर ही नहीं मारा जाता? अचानक वह थोड़ा चौंक गया, लेकिन साथ ही वह कुछ खुश भी था कि उसने सही निर्णय लिया है। ये जिवेन बहुत अत्याचारी और अमानवीय थी। यहाँ तक कि ये जुकोन जैसे भगवान के बेटे को भी उसने उसी समय मार डाला था जब वह उससे कुछ स्तर नीचे था। यदि उसने इस शक्ति को आत्मसात नहीं किया होता तो शायद वह मौके पर ही मारा गया होता। ये जिवेन, तुम बहुत अहंकारी हो। तुम निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैंने अंदर क्या हासिल किया है। मेरा पहले ही पुनर्जन्म हो चुका है। ये जिंग ने दहाड़ा और उसका फिगर तुरंत तारों की रोशनी के गोले में बदल गया। वह बिजली की तरह तेज चला और तुरंत झपट पड़ा। जल्दी जल्दी जल्दी! ये जिंग की आवाज अभी फीकी ही पड़ी थी कि उसका फिगर ये क्वन के सामने आ चुका था। तारों की रोशनी की एक किरण एक लंबी तलवार में बदल गई जो सीधे एक शिवेन के गले में दिखाई दी। वह मौके पर ही अपना गला काटने वाला था। उसकी आंखों में कुछ गर्व का भाव चमक उठा। उन्हें अपनी गति पर पूरा भरोसा था। तो क्या हुआ अगर ये शिवेन की गति तेज थी? वह जरा सा भी धीमा नहीं था। जब सितारों की तलवार की किरण ये जिवेन की गर्दन को आधा काटने ही वाली थी तो उसने एक शुआ की आवाज देखी। लंबी तलवार सीधे ये जिवेन की गर्दन की गहराई में कट गई। उसके सामने ये जिवेन सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदल गई थी। तारों की तलवार ने उसे वहीं काट डाला, परंतु उसने कुछ भी नहीं काटा। अच्छा नहीं है, ये जिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो ये जिवेन को मौके पर ही मारने में नाकाम रहे थे, इसलिए ये जिवेन की अगली चाल के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। वह मौके पर घूम गया और गोएन की मुट्ठी पहले ही उसकी पीठ पर वार कर चुकी थी। अगर वह जरा भी धीमी गति से प्रतिक्रिया करता तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। झटके की कोई संभावना नहीं थी। ये जिंग ने बार बार अपने पैरों के नीचे स्टारलाइट पर कदम रखा और ये शिवेन के हमले की इस लहर को टाल दिया। उसका माथा ठंडे पसीने से धनकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। इन सब का वर्णन करने में काफी समय लगा, लेकिन जिस क्षण से ये जिंग ने अपना हमला शुरू किया, यह वास्तव में केवल एक पल था। यह तो एक शुरुआत है। वो ये जिवेन के हमले से बच गया था, लेकिन उसने अपने कानों में ये जिवेन की ठंडी आवाज सुनी। उसके सामने कहीं से भी तलवार की रोशनी की एक किरण प्रकट हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह विशाल आकाश से टूट गया हो और सीधे उसके चेहरे की ओर दौड़ा हो। यह मौके पर ही उसका सिर काटने वाला था। हम्फ! ये जिंग ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया।
उसकी हथेली पर अनगिनत खजाने थे जो बह गए और तुरंत उसके सामने एक प्राचीन कड़ाही बन गई। एक जंग लगी प्राचीन कांसे की देग अचानक उसके सामने आकर रुक गई। बजना, धातु के टकराने की कर्कश आवाज थी। तलवार की रोशनी प्राचीन कांस्य हांडा पर खड़ी थी और हिलने डुलने में असमर्थ थी। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। रेनस्टॉर्म फ्लाइंग स्टार स्लैश, वह जोर से चिल्लाया और अपना बड़ा हाथ फैला दिया। फिर उसने अनगिनत तारों की रोशनी बुझाई और उन्हें एक शिवेन की ओर गिरा दिया। इनमें से प्रत्येक स्टारलाइट केवल मुट्ठी के आकार की थी। हालांकि ये शिवेन स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि ये स्पष्ट रूप से सितारे थे। इसके अलावा उन पर जीवन थे। हालांकि वह समझ गया था कि इन सभी को ये कसिंग ने सिद्धांतों का उपयोग करके अनुकरण किया था, फिर भी उसे इस पर ध्यान देना था। ये तारे बिजली की तरह तेज थे, आकाश को ढंक रहे थे और मूसलाधार बारिश की तरह धरती को ढंक रहे थे। बचना नामुमकिन था। इस समय हवा और गड़गड़ाहट के पंखों की एक जोड़ी तुरंत एक शिवेन के पीछे फैल गई। एक पल में हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति आकाश में तेज तलवारों में बदल गई। एक तलवार क्यूई तूफान बना जिसने सभी तारों को काट दिया। ये जिंग की गति बहुत तेज थी, लेकिन ऐसा हुआ कि ये जिंग की गति उसकी कल्पना से भी तेज थी। ये शिवेन के शरीर से अनगिनत तलवारची निकली और एक कीमती तलवार बन गई। उसके हाथ में एक विशाल ज्योति प्रस्फुटित हुई। इसकी गति बिजली की तरह थी और तलवार क्यूई सघन थी। उसने तलवार से वार किया और उसका शरीर तलवार के संग हिलने लगा। उसका फिगर एक गोली की तरह था जो ये जिंग की तरफ तेजी से जा रही थी। बजना, इस समय ये जिंग के शरीर से एक बेशकीमती देग उठी। प्रकाश की अनगिनत किरणें नीचे लटकी हुई थीं और ये शिवेन द्वारा मारी गई बेशकीमती तलवार कीमती देग में जरा भी छेद नहीं कर सकती थी। यह अप्रत्याशित रूप से अवरुद्ध हो गया था। हाँ, ये शिवेन, मैंने आज कहा कि तुम मर चुके हो, भले ही मैंने आधे कदम वाले आकाशीय क्षेत्र में कदम नहीं रखा हो, फिर भी मैं तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। ये जिंग ने हंसते हुए कहा। कीमती क्यूई द्वारा उसके सिर के ऊपर बनाई गई कीमती देग एक कछुए के खोल की तरह थी। ये शिवेन की तलवार क्यों कीमती कड़ाही पर खड़ी थी और उसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी। ये शिवेन की तलवार की रोशनी प्राचीन कड़ाही की सतह पर लहरों की तरह फैल गई। इस तरह के कछुए के खोल जैसी सुरक्षा के साथ ये जिंग के पास एक सुरक्षात्मक ताबीज था। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि ये शिवेन उसमें प्रवेश नहीं कर सका, उसने वास्तव में ये शिवेन को मारने के लिए हमला किया। तेज तेज तेज, ये जिंग की युद्ध क्षमता आसमान छूने के बाद उसकी गति और भी तेज हो गई थी। ये जीवेन के विपरीत जो अपनी चपलता कौशल पर भरोसा करते थे, ये जिंग पूरी तरह से अपनी अत्याचारी मार्शल शक्ति पर भरोसा करते थे, जो इतनी तेज गति हासिल करने के लिए अपने बेहतर चपलता कौशल के साथ युग्मित थे। उसका फिगर पलक झपकते ही 1000 मील दूर था और एक पल में उसने एक बार फिर ये शिवेन के सामने झपट्टा मारा। ये जीवेन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं और उसकी आंखों में अनगिनत देवता एकत्रित हो गए। एक पल में उसने अपनी जादुई दृष्टि खोली। ये जिंग की गति, जो मूल रूप से उसके लिए अदृश्य थी, उसे तुरंत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। उसके पीछे टेम्पेस्ट विंग्स ने हवा और गरज की अनगिनत शक्ति को बहा दिया। रफ्तार, आज मैं गति में तुम्हारा मुकाबला नहीं करूंगा, मैं तुम्हें तेजी से नहीं डराऊंगा, ये शिवेन ने उपहास किया। उसके पीछे हवा और गड़गड़ाहट के पंखों का जोड़ा अधिक से अधिक उग्र रूप से फड़फड़ा रहा था। यह प्रति सेकंड हजारों बार फड़फड़ा सकता था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह कितना भयानक था। हर बार जब यह फड़फड़ाता तो अनगिनत हवा और गरज की शक्ति फूट पड़ती। मुझे परवाह नहीं है कि आप कितने तेज हैं, मैं आप सभी को अपने लिए कुचल दूंगा। उसके चारों ओर हवा और गरज की शक्ति सघन और सघन हो गई। हवा और गड़गड़ाहट की अनगिनत शक्ति उसके टेम्पेस्ट पंखों के फड़फड़ाने के तहत बेतहाशा बहने लगी। एक विशाल तूफान में बह गई। केंद्र के रूप में ये शिवेन के साथ एक बहुत बड़ा तूफान बन गया था। अनगिनत नदियां पल भर में धीरे धीरे घूमने लगी और फिर गति और तेज हो गई। यह ऐसा था जैसे एक विशाल पानी के नीचे का भंवर बन गया हो और ये शिवेन भंवर का केंद्र था। उसके चारों ओर 100 मील के दायरे में सभी नदियां बेतहाशा बहने लगीं। उसकी हवा और गरज की शक्ति से संचालित ये नदियां एक विशाल चक्की के पाट की तरह घूमने लगीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें किस प्रकार के व्यक्ति गिरे, वे तुरंत चूर चूर हो जाएंगे। इस कदम से निपटना बहुत कठिन था, या यह कहा जा सकता है कि इसे तोड़ने का कोई उपाय ही नहीं था। यह सत्ता से लोगों को पूरी तरह से दबाने का एक तरीका था। अगर कोई इसे तोड़ना चाहता था तो केवल ये शिवेन से अधिक अत्याचारी शक्ति ही ऐसा कर सकती थी। इस विशाल नदी द्वारा बनाई गई चक्की में ये जिंग ने जल्दी से अपनी आकृति प्रकट की। उसके पास अपना फिगर दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि ये शिवेन बहुत भयानक थी। उसकी आंखों में खौफ छुपाना मुश्किल था। ये शिवेन का कौशल कितना गहरा था। यह कदम वाकई बहुत भयानक था। भले ही इसका उपयोग किसी साधारण गुरु द्वारा कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के 9वें स्तर पर किया गया हो, वह अपनी चीखें खत्म होने से पहले इसे आधे रास्ते में लॉन्च नहीं कर पाएगा और उसे रोकना होगा।
हालांकि येशिवेन को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। उसका दिल तेजी से नहीं धड़क रहा था, मानो यह कोई मामूली बात हो। उनके मन में निराशा का हल्का सा भाव था। येशिवेन में कोई कमजोरी नहीं थी। उनकी गति अतुलनीय रूप से तेज थी और उनका शरीर अतुलनीय रूप से अत्याचारी था। अब उसकी युद्ध शक्ति को देखते हुए वह एक सामान्य व्यक्ति से 10 गुना या दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली था। क्या वह अब भी एक इंसान था? इस समय यहाँ तक कि परमेश्वर का पुत्र भी अपने दिल में येशिवेन जितना राक्षसी नहीं था। अगर कोई कमजोरी होगी तो वह उसका क्षेत्र होगा। उसका दायरा काफी ऊंचा नहीं था। उसका क्षेत्र केवल कानून घोषणा क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था। कभी कभी यह एक घातक कमजोरी थी। यह कल्पना करना वास्तव में कठिन था कि यदि वह कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश करता है तो उसकी ताकत कितनी अत्याचारी होगी। उस समय वह वास्तव में अजेय हो सकता है। उसके सिर के ऊपर तैरती हुई कड़ाही ने भी कई तरह की खनखनाहट की आवाजें निकालीं। वे दर्द की चीखें थीं, क्योंकि इस भयानक भंवर से देग का गला घोंटा जा रहा था। यहाँ तक यह अल्पविकसित हंडा भी शायद ही जीवित रह सके। आपको पाया, ये क्वन ने आते ही ये जिंग को खोज लिया। उसके मुंह के कोने में एक हल्की सी हंसी आ गई और उसका फिगर तुरंत निकल गया। येशिवेन की आकृति तुरंत सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदल गई और बह गई। नदी के तल में मौजूद नदी का पानी उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। ग्रेट ड्रैगन कैप्चर तकनीक। उसका एक बड़ा हाथ अजगर के पंजे में बदल गया और आसमान से नीचे उतर आया। इसकी गति अत्यंत तेज और शक्तिशाली थी। यह नदी के पानी से टूट गया और मौके पर ही ये जिंग को पकड़ने वाला था। यह सब बहुत तेजी से हुआ। यह एक दूसरे विभाजन में हुआ। ये जिंग के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। येशिवेन का पंजा एक पल में उसके शरीर पर गिर गया। अनगिनत नदी का पानी तुरंत फट गया। यहाँ तक अंतरिक्ष भी एक पल में स्थिर हो गया, जैसे कि जम गया हो। येशिवेन के बड़े हाथ का सामना करना जो गिर रहा था। ये जिंग चिल्लाए। उसके शरीर के रोम रोम से तारा शक्ति की धारा निकल रही थी। यह तारा शक्ति आकाश में एक अज्ञात विशाल जानवर में बदल गई और एक पल में येशिवेन के ड्रैगन पंजे को अपने पेट में निगल लिया। क्या आपको लगता है कि मेरा सामान निगलना इतना आसान है? सावधान रहें कि आपके पेट को चोट न पहुंचे। येशिवेन ने उपहास किया। इस समय स्टारी स्काई शातिर जानवर के शरीर में एक तेज विस्फोट हुआ। एक दर्दनाक हाउल के बाद यह मौके पर ही स्टारलाइट स्पॉट में फट गया और नदी के पानी से जल्दी से खराब हो गया। नदी के तल पर लड़ाई उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ थी, खासकर जब जेन युआन पर बमबारी की गई थी। जेन युआन के लिए पूरी तरह से जंग लगना बहुत आसान था, इसलिए उन्हें जेन युआन का उत्पादन बढ़ाना पड़ा, जिसने बहुत अधिक ऊर्जा की खपत की। येशिवेन के पास अपने शरीर की रक्षा के लिए फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक थी, इसलिए उसकी रिकवरी बहुत तेज थी। लेकिन ये जिंग इतना भाग्यशाली नहीं था और धीरे धीरे हौंफने लगा। येशिवेन ने धीरे धीरे लड़ाई की लय पकड़ ली। ये जिंग वास्तव में मजबूत हो रही थी। वह पहले से दुगुने से भी अधिक अत्याचारी था। हालांकि वह येशिवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। येशिवेन एक अथाह तालाब की तरह थी। वह कितनी भी कोशिश कर ले, ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपनी ताकत को बाहर निकालने में असमर्थ है। बूम बूम बूम। उन दोनों ने नदी के तल पर हजारों वार किए। पानी की अनगिनत धाराएं तुरंत निकल गईं। सौभाग्य से नदी के तल पर उनमें से केवल 2 ही थे। कोई अन्य जीव नहीं थे। 9वें स्तर के लॉ मैनिफेस्टेशन के जियागो कबीले के लिए वे सभी येशिवेन के हमले के तहत मौके पर ही दुखद रूप से मर गए। वे मांस और रक्त के द्रव्यमान में बदल गए और येमो द्वारा अवशोषित कर लिए गए। येशिवेन की तुलना में हालांकि येमो के पास इतना अत्याचारी भौतिक शरीर नहीं था, लेकिन वह वास्तव में साधनों के मामले में येशिवेन से बेहतर था। वह एक बूढ़ा राक्षस था जो कई वर्षों तक जीवित रहा था। कई मार्शल आर्ट जो दानव डोमेन में खो गए थे उनकी उंगलियों पर थे। कोई दिक्कत नहीं हुई। ये जिंग धीरे धीरे जमीन खो रही थी। हालांकि उनके सिर के ऊपर कड़ाही थी, इसलिए जब भी येशिवेन हमला करती तो उसे कड़ाही से रोक दिया जाता। बूम बूम बूम। येशिवेन ने लापरवाही से हमला किया। उसने किसी भी तरह की मार्शल आर्ट का पालन नहीं किया, लेकिन फिर भी वह अपने बचाव को नहीं तोड़ सका। ये जिंग दिल खोलकर हंसा। उनके हाव भाव कुछ उग्र और विक्षिप्त थे। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वो येशिवेन से लगातार हार रहा था। यह वैज्ञानिक नहीं था। यह बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं था। इस तरह का विचार एक जहरीले कीड़े की तरह था जो उसके दिल में पल रहा था और उसकी आत्मा को कुतर रहा था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? येशिवेन जोर से चिल्लाए और उसके शरीर से अनगिनत रक्त ऊर्जा बाहर निकल गई। उसके सामने अनगिनत स्वॉर्ड की घनीभूत होने लगे और एक चमकदार तलवार की रोशनी में खिल गए। पूरे नदी के तल को दिन के समान उज्ज्वल बना दिया। पूरे नदी के तल को डुबो दिया, जिसने इस चकाचौंध रोशनी में पहले कभी प्रकाश नहीं देखा था। तलवार क्यूई द्वारा बनाई गई तलवार की रोशनी अतुलनीय रूप से चमकदार थी। इस समय यह हल्की तलवार कमल के आकार में विभाजित हो गई।
दफन स्वर्ग तलवार। ये जिवेन की घुमावदार नदी गर्जना कर रही थी और स्वॉर्ड लोट्स तुरंत निकल गया और उस कीमती कड़ाही पर गिर गया। बजना, धातु के टकराने की तेज आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे यह आवाज प्राचीन काल से आई हो। इन दो लोगों की आंखों के सामने उस बेशकीमती देग पर दरारें पड़ने लगीं। कड़ाही धीरे धीरे चटकने लगी। अभी पूरी तरह से टूटा नहीं था, हालांकि येशिवेन के लिए यह काफी था। इससे साबित हुआ कि यह खजाना देग अटूट नहीं था। यह सिर्फ इतना था कि इस विधि में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होगी। हालांकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इतने कम समय में उसके कछुए के खोल को तोड़ने का कोई उपाय नहीं था। भले ही आपके पास कछुए का खोल हो, फिर भी यह मेरे सामने कमजोर होगा, ये जिवेन ने एक और हमला करते हुए कहा। उसके हाथ में तलवार की रोशनी विशाल आकाश को तोड़ते हुए एक पल में ये जिंग के शरीर की ओर जा गिरी। तलवार की रोशनी ये जिंग के शरीर की दरार पर फूटी, जिससे मूल दरार सभी दिशाओं में और भी तेजी से टूट गई। सूर्य और चंद्रमा पर सितारे चमकते हैं, शाश्वत अस्तित्व। इस समय ये जिंग चिल्लाया, ये जिवेन मरो। ऐसा लग रहा था कि ये जिंग अचानक भड़क उठी है। उसका शरीर एक आभा के साथ फूट पड़ा, जिससे ये जिवेन भी अतुलनीय रूप से भयभीत था। ये जिवेन की आंखें अचानक टिमटिमा उठीं। यह खतरनाक है। इस समय वह बार बार पीछे हट गया। इस समय ये जिंग ने अपना मुंह खोला और उसके शरीर से अनगिनत तारों की रोशनी निकली। अनगिनत तारों का प्रकाश विशाल आकाश में वायु प्रवाह की धारा की तरह फूट पड़ा। इन तारों के प्रकाश ने एक भयानक जलधारा बनाई जो सैकड़ों मीटर चौड़ी थी। येशिवेन ने तुरंत फैसला किया कि वह इसे सीधे नहीं ले सकता। उन्होंने एक के बाद एक रक्षा की कई परतों की व्यवस्था की, लेकिन वे एक पल में टूट गईं। बूम! ये जिवेन ने अपने हाथ फैलाए और अपनी रक्षा के लिए सीधे एक सुनहरी सुरक्षात्मक दीवार खोल दी। तारों की रोशनी की धार ने सुरक्षात्मक दीवार पर जमकर प्रहार किया और अचानक चिंगारी फूट पड़ी। यह बेहद भयानक था। इस विशाल बल को हटाने के लिए वह पूरे रास्ते पीछे हट गया। अंत में वह सैकड़ों मील पीछे हट गया, इससे पहले कि वह पूरी ताकत हटा पाता। तुमने अपनी सीमित क्षमताओं को समाप्त कर दिया है। भाड़ में जाओ। उल्का विस्फोट। ये जिवेन जोर से हंसी। अनगिनत सितारा शक्ति उसके हाथ में संघनित होकर एक विशाल तारे में बदल गई। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एक एस्केप लाइट पर कदम रखा और फिर से ये जिंग का पीछा किया। इस समय बिजली के पंखों ने आखिरकार अद्भुत तात्कालिक विस्फोटक शक्ति दिखाई। यह लगभग तुरंत ही ये जिंग के सामने आ गया। बूम! ये जिवेन ने कीमती देग के शरीर पर जमकर मुक्का मारा। कीमती देग के पास अंत में खुद को सहारा देने का कोई रास्ता नहीं था। वह अचानक मौके पर ही गिर पड़ा। दरारों ने एक पल में पूरे कीमती देग को घनी तरह से ढक दिया। देखते ही देखते तेज धमाके के साथ धमाका हो गया। विस्फोट के भयानक परिणाम ने येशिवेन को उड़ा दिया। दूसरी तरफ ये जिंग ने मुंह भर खून उगल दिया। येशिवेन ने एक मुक्के से अपनी कीमती कड़ाही को तोड़ दिया। यह उस मार्शल आर्ट को तोड़ने के बराबर था जिसकी उसने खेती की थी। इस समय उसकी आत्मा को भी येशिवेन ने घायल कर दिया था। उसने लगभग तुरंत भागने का फैसला किया। उसका दिल येशिवेन के लिए डर से भर गया था। ये जिवेन बस एक राक्षस थी। भले ही उसकी मार्शल आर्ट 2 बार बढ़ गई हो, फिर भी उसे इस स्थिति में पीटा गया था। अगर वो पहले येशिवेन के साथ परेशानी खोजने गया होता तो शायद उसे येशिवेन ने पीट पीट कर मार डाला होता। वो येशिवेन से लड़ने के लिए भी योग्य नहीं होगा। जब उसने ये जिवेन के बारे में सोचा तो उसे दिव्य बच्चे येशुकोन के बारे में सोचा। उसका हृदय आक्रोश और अनिच्छा से भर गया। क्या वाकई उनके बीच इतना बड़ा फासला था? भले ही उन्हें एक जीनियस के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन उनके बीच अंतर की दुनिया थी। छोड़ना चाहते हैं? इसके बारे में सोचो भी मत। येशिवेन की पीठ पर टेम्पेस्ट विंग्स सीधे फड़फड़ाए। उसका फिगर तुरंत ये जिंग के सामने क्षैतिज रूप से चला गया। हालांकि ये जिंग की गति भी बहुत तेज थी, लेकिन टेम्पेस्ट विंग्स वाले ये जिंग के सामने यह कुछ भी नहीं था। बात बस इतनी थी कि येशिवेन उसे धमकाने के लिए गति का उपयोग नहीं करना चाहती थी। अब जब वह बचना चाहता था तो येशिवेन उसे कैसे भागने दे सकती थी? वह इतना तेज कैसे हो सकता है? इस समय ये जिंग के दिल में केवल अंतहीन डर ही बचा था। हालांकि इस समय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो जिवेन ने पहले ही अपनी तलवार उठा ली थी और क्षैतिज रूप से हमला कर दिया था। भाड़ में जाओ ये जिवेन! ये जिंग ने एक मुक्का मारा। मुट्ठी की ऊर्जा ने सीधे अनगिनत तरंगों का मंथन किया। ये जिंग की प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। एक पल में उसने मुड़कर येशिवेन पर हमला कर दिया और येशिवेन की मुट्ठी से बुरी तरह टकरा गया। दरार। हालांकि उन्होंने हड्डियों के टूटने की कर्कश आवाज सुनी। कीमती देग की सुरक्षा के बिना उसके नाजुक शरीर ने तुरंत उसके और ये जिवेन के बीच की बड़ी खाई को प्रकट कर दिया। हालांकि ये जिवेन के अत्याचारी शरीर की उच्चतम स्तर तक साधना नहीं की गई थी, वास्तव में बहुत अधिक अंतर नहीं था। यहाँ तक ड्रैगन कबीला भी किसी को उसी क्षेत्र में चुनौती दे सकता है। ये जिंग के शरीर की तो बात ही छोड़ दीजिए। येशिवेन की तुलना में कोई तुलना ही नहीं थी।
ये जिंक का शरीर भी खराब नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से इस बात पर निर्भर करता था कि उसकी तुलना किससे की जा रही है। ये जिंक ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। उसका पूरा हाथ धीरे से नीचे लटक गया। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से भयभीत थीं। अभी अभी कीमती देग की सुरक्षा के साथ उन्हें नहीं लगा कि उनके बीच एक बड़ा अंतर है। हालांकि इस सीधे टकराव ने उनके बीच की मूलभूत खाई को उजागर कर दिया। येज़िवेन का आक्रमण अभी शुरू ही हुआ था। ये जिंक की बची हुई बाह ने येशिवेन के हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन येशिवेन के आक्रमण के सामने सब कुछ इतना हास्यास्पद लग रहा था। टकराना। येज़िवेन का मुक्का उसके सभी बचावों को तोड़कर उसके शरीर पर जा गिरा। ये जिंक ने मौके पर मुंह भर खून बहाया और उसके शरीर को दर्जनों मील तक उड़ते हुए भेजा गया। वो येशिवेन के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था। उसका पूरा सीना भी पूरी तरह से धंस चुका था। इस समय उसने येशिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में सोचा भी नहीं था। उसका एकमात्र विचार बचना था। उसने पहले कभी इतना हताश महसूस नहीं किया था। यहाँ तक जब वह प्रतियोगिता में येशिवेन से हार गया था, तब भी उसने इतना हताश महसूस नहीं किया था। वह अच्छी तरह से जानता था कि येशिवेन प्रतियोगिता में उस पर हमला करने के लिए उच्च अधिकारी द्वारा दंडित किए जाने का जोखिम नहीं उठाएगी। हालांकि यह अब अलग था। कोई नहीं जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि यह विचार केवल एक पल के लिए ही रहा, क्योंकि उसने पाया कि किसी समय उसकी छाती में एक लाइटसबर डाला गया था। चोट के कारण उनकी आत्मा की भावना पतित हो गई थी। शांति से आराम करो और नीचे जाओ, तू ज़िवेन ने बर्फीली आवाज में कहा। ये जिंक येज़िवेन के हाथों में पड़ गया था और उसकी दौलत भी एक सांस में येज़िवेन के हाथों में आ गई थी। हालांकि येज़िवेन को यह जानकर निराशा हुई कि ये जिंक के शरीर पर केवल कुछ 100 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल थे। येज़िवेन ने ये जिंक के कई 100 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल के माध्यम से खोज की थी। हालांकि ये जिंक बहुत जल्दी मर गया था और उसकी दिव्य भावना बहुत जल्दी खत्म हो गई थी, इसलिए उसे बहुत कुछ नहीं मिला था। हालांकि उन्हें अभी भी कुछ उपयोगी चीजें मिली थीं। यह पता चला कि ये जिंक की संपत्ति पिछले कुछ वर्षों में लगभग समाप्त हो चुकी थी। केवल 2 या 3 वर्षों में उन्होंने ट्रांसेंडेंस दायरे के 6ठे स्तर से ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश किया था। यह खपत बस अकल्पनीय थी। तो ज़िवेन मोटे तौर पर इसे अपने स्वयं के उपभोग से देख सकते थे। यहाँ तक ये कियान द्वारा उसके लिए बड़ी संख्या में ये क्लैन के संसाधन जुटाए जाने के बावजूद यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। वर्षों से उन्होंने जो संसाधन जमा किए थे वे लगभग एक सांस में खत्म हो गए। इससे येशिवेन को थोड़ी निराशा हुई। कुछ 100 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल उसके लिए कुछ नहीं से बेहतर थे। हालांकि येशिवेन ने ये जिंक के दिमाग से एक बेहद शक्तिशाली मार्शल तकनीक पकड़ ली थी। ये खजाने की कड़ाही थी जिसका इस्तेमाल अभी अभी येक्वन के हमले से बचाव के लिए किया गया था। इसका नाम 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन था। इस खजाने की कड़ाही को संघनित करने के बाद कोई अपने सिर के ऊपर खड़ा हो सकता है और अजेय हो सकता है। इस मार्शल तकनीक को ये जिंक ने कई साल पहले एक वरिष्ठ के पत्र में भी देखा था। यह वरिष्ठ वह वरिष्ठ था जिसने नदी के तल पर खजाना दानव को दबा दिया था। कोई नहीं जानता था कि इस मार्शल तकनीक को किसने बनाया, लेकिन यह बहुत प्रभावशाली थी। यह एक मार्शल तकनीक थी जो नदी के तल पर खजाने की कड़ाही से मेल खाती थी। हालांकि इस खजाने की कड़ाही ने बाद में स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को जब्त कर लिया और एक शक्तिशाली खजाना दानव में खेती की। यह 8 खजाना यूनिवर्स कालड्रॉन ये क्लान के वरिष्ठ के हाथों में पड़ गया और अंत में ये जिंक के हाथों में पड़ गया। इस बार वह इस 8 खजाने ब्रह्मांड देग को जब्त करने के लिए खजाने के घर में आया था। जब इसे 8 खजाने ब्रह्मांड देग के साथ जोड़ा गया जिसकी उसने खेती की, तो वह वास्तव में अजेय होगा। दुर्भाग्य से अंत में ये ज़िवेन के हाथों में पड़ गया और उसके लिए शादी का जोड़ा बन गया। येशिवेन बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। उसने तुरंत अपने द्वारा जब्त किए गए करोड़ों स्पिरिट क्रिस्टल को जला दिया और इस 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन को काट दिया। जल्द ही 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन के बारे में सभी प्रकार की जानकारी उनके दिमाग की गहराई में अंकित हो गई। यह एक शीर्ष स्वर्ग स्तरीय मार्शल तकनीक निकली। ये जिंक ने 8 खजानों वाले ब्रह्मांड के कालड्रॉन के सार को छुआ भी नहीं था। सबसे अच्छा, उसने केवल सतह को छुआ था, लेकिन यह पहले से ही इतना शक्तिशाली था। यदि वह वास्तव में इसकी गहराई तक खेती करता है तो वह वास्तव में अजेय होगा। ये ज़िवेन की सांसें लगातार चल रही थीं। हर बार जब वह सांस छोड़ते और सांस लेते थे तो बड़ी मात्रा में संक्षारक नदी का पानी उसके द्वारा निगल लिया जाता था। उसके सिर के ऊपर एक खजाने की कड़ाही की एक धुंधली छाया थी। करोड़ों स्पिरिट क्रिस्टल को जलाने के बाद ये ज़िवेन ने अंततः इस 8 खजाने ब्रह्मांड कड़ाही को प्रवेश चरण में विकसित किया। हालांकि यह केवल प्रवेश का चरण था, लेकिन येशिवेन ने महसूस किया कि उसका बचाव काफी बढ़ गया था। यह उनके अत्याचारी शरीर से बिल्कुल अलग था। उसके शरीर में अत्याचारी शरीर झलक रहा था। खजाने के घर की गति, ताकत आदि भी थी। ताकत इसके पहलुओं में से सिर्फ एक थी, लेकिन यह 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन
10,000 वर्षों के लिए रक्षा पर केंद्रित है। इस पहलू में येशिवेन को लगा कि उसे बहुत फायदा हुआ है। यह 8 खजाने ब्रह्मांड देग बहुत शक्तिशाली है। येशिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन के साथ मेरी ताकत निश्चित रूप से एक छलांग लगाएगी। अगर मैं इस 8 खजाने ब्रह्मांड कड़ाही का अभ्यास डचेंग स्तर तक करता हूं, तो मैं उस जिनहाई ढीले कल्टीवेटर से बिल्कुल भी गंभीर रूप से घायल नहीं होऊंगा। यह आपके लिए एक बहुत ही उपयुक्त शक्ति तकनीक है। इस शक्ति तकनीक के साथ आने वाले पूर्ववर्ती भी बहुत अच्छे हैं। यह 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन स्पष्ट रूप से शरीर को एक बलिदान हथियार के रूप में उपयोग करना चाहता है। अगर मेरे पास अब तानाशाह शरीर तकनीक नहीं है, तो मुझे डर है कि यह 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन मेरी सबसे अच्छी पसंद होगी। येशिवेन ने कहा। दोनों ही शरीर शोधन की शक्ति तकनीकें थीं। तानाशाह शरीर तकनीक स्पष्ट रूप से 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन से एक स्तर अधिक थी। तानाशाह शरीर तकनीक अधिक संतुलित थी, जबकि 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन रक्षा पर अधिक केंद्रित थी। समय आने पर वह जादू के हथियार के समान एक प्रकार के खजाने की खेती करने में सक्षम होगा। उस समय नींव के रूप में तानाशाह शरीर तकनीक और सतह के रूप में 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन के साथ येशिवेन की रक्षात्मक शक्ति तुरंत एक स्तर ऊपर जाने में सक्षम होगी। जब उसने फिर से जिनहाई ढीले कल्टीवेटर का सामना किया, हालांकि वह उसका कुछ नहीं कर पाएगा, जिनहाई ढीला कल्टीवेटर भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। येशिवेन, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन को जल्दी से जब्त कर लिया जाए। यह 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन भी इस शक्ति तकनीक का मूल आधार है। यदि आप इस 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन को वश में कर सकते हैं, तो 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन तुरंत छोटी सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये मुंह की आंखें तेज थीं। एक नज़र में वह देख सकता था कि 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन इस शक्ति तकनीक का मूल था। येशिवेन ने सिर हिलाया। करोड़ों स्पिरिट क्रिस्टल जो उसने येजिंग से जब्त किए थे, लगभग समाप्त हो चुके थे। जब समय आएगा तो आप हजारों वर्षों के लिए इस खजाने वाले राक्षस की शक्ति को अवशोषित कर लेंगे। एक ही बार में आप कानून चरण दायरे के 7वें स्तर के शिखर पर कदम रखने में सक्षम होंगे। उस समय वह जिन्हें ढीला कल्टीवेटर होगा, आपकी दया पर रहो। येमो ने उदासीनता से कहा। फिर मुझे आशा है कि जिनहाई ढीले किसान बच नहीं पाएंगे। येशिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी दोनों आंखों से भयंकर रूप प्रकट हुआ। मूल रूप से उन्होंने उम्मीद की थी कि जिनहाई ढीले कल्टीवेटर जाने से पहले चले जाएंगे, लेकिन अब उन्हें उम्मीद थी कि जिनहाई ढीले कल्टीवेटर नहीं छोड़ेंगे। वह व्यक्तिगत रूप से बदला लेने के लिए उसका इंतजार करना चाहता था। यह सोचकर येशिवेन ने संकोच नहीं किया। वह सीधे नदी की गहराई में चला गया। हाथ की तकनीक के माध्यम से जो उसने येजिंग के दिमाग में पाई थी, येशिवेन ने सरणी गठन को आसानी से खोला और सीधे नीचे की ओर चला गया। उसने देखा कि नदी के तल पर एक छोटे से पहाड़ के आकार का एक खजाना था, जो सीधा खड़ा था। कड़ाही के शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। रोशनी ने नदी के पास के अंधेरे को रोशन कर दिया। नदी का पानी इस खजाने की देग को जंग नहीं लगा पा रहा था। येशिवेन का चेहरा खुशी से भर गया। उन्होंने इस 8 खजानों वाले ब्रह्मांड देग के शरीर को देखा। आभा का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि खजाना दानव पहले ही मर चुका था। वह सीधे तैर गया। जब वह तस्वीर में 8 खजाने वाले स्वर्ग और पृथ्वी देग को सीधे ब्रश करने के लिए त्यानिवान मिरर का उपयोग करने वाला था, तो उसने एक जोरदार विस्फोट सुना। 8 खजाने वाला स्वर्ग और पृथ्वी देग अचानक चमक उठा। फिर एक बड़ा हाथ उसे पकड़ने के लिए येशिवेन की ओर बढ़ा। वह बड़ा हाथ असंख्य खजानों से भरा हुआ था और उसके पास अकल्पनीय भयानक शक्ति थी। अच्छा नहीं, धिक्कार है, यह खजाना दानव वास्तव में मृत होने का नाटक कर रहा है। येशिवेन ने अचानक अपने दिल में शाप दिया। यह खजाना दानव बेहद चालाक था। शुरू से अब तक इसने जरा सी भी हलचल नहीं की थी, जिससे येशिवेन को लगा कि यह पहले ही मर चुका है। हालांकि जब येशिवेन उसके पास पहुंची तो उसने अचानक हमला कर दिया। अगर येशिवेन शुरू से अंत तक सतर्क नहीं होता, तो उसे पहले ही पकड़ लिया गया होता और मौके पर ही मार दिया गया होता। इस खजाने के दानव से निपटना उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। निश्चित रूप से यह एक स्वर्ग स्तरीय खजाना दानव था। इसने येशिवेन को लगभग एक मृत अंत में जाने के लिए मजबूर कर दिया था। येशिवेन ने पानी में जमकर पैर पंजे और उसकी आकृति सीधे प्रकाश की किरण में बदल गई। उसने बड़े हाथ से परहेज किया और उसका पीछा करना जारी रखा। केवल जब येशिवेन जैन पद्धति की सीमा से बाहर थी तभी बड़ा हाथ रुका। शापित मानव, शापित मानव। इस समय नदी के तल से दहाड़ने की आवाज आई। येशिवेन ने देखा कि 8 खजाने वाले ब्रह्मांड कालड्रॉन आखिरकार एक दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति के रूप में बदल गया था। इस समय वह वास्तव में हवा में एक मोमबत्ती की तरह लग रहा था, जैसे कि पानी की एक धारों से पूरी तरह से बहा ले जा सकती है। तुम अभी भी मरे नहीं हो। येशिवेन ने फॉर्मेशंस के बाहर खड़े होकर अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं। वह काफी हैरान हुआ।
गठन के प्रभाव के कारण उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि यह खजाना दानव संरचना को पार करने और उस पर हमला करने में सक्षम होगा। अगर वह इसे सुन पाता तो यह खजाना दानव बहुत समय पहले ही निर्माण से बच गया होता। इस समय बूढ़े आदमी का रंग असामान्य रूप से उदास लग रहा था। वह वास्तव में विफल रहा और इस अज्ञात बगवा को भागने दिया। क्या उसने सिर्फ इसी दिन के लिए एक मृत व्यक्ति होने का नाटक नहीं किया था? वह चाहता था कि इस अवसर पर एक आश्चर्यजनक हमला किया जाए। मूल रूप से वह ये जिंग पर घात लगाना चाहता था। वह घात लगाकर ये जिंग को एक झटके में पकड़ना चाहता था। फिर अगर वह भागना चाहे या कहर बरपाना चाहे तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। हालांकि कौन जानता था कि योजना बदल जाएगी। अंत में ये जिंग की मौत ये जीवेन के हाथों हुई। हालांकि उन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान जरा सा भी बदलाव नहीं किया। उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह पहले ही मर चुका हो। अंत में उसने ये शिवेन पर एक आश्चर्यजनक हमला करने का फैसला किया। शायद ये जिवेन इस जगह को छोड़ने की उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसके पास हजारों वर्षों तक प्रतीक्षा करने का समय नहीं था। इन दसियों हजार वर्षों ने उसे पहले ही निचोड़कर सुखा दिया था। यह बूढ़ा कैसे मर सकता है? अगर यह उस शापित मानव के लिए नहीं होता तो यह बूढ़ा इस अंधेरी जगह में कैसे कैद हो सकता था? 8 खजानों का खजाना दानव स्वर्ग और पृथ्वी कालड्रॉन ने उपहास किया और कहा, ब्रेट, मैं देख सकता हूं कि आपकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। इसके बारे में कैसे? चलो सहयोग करते हैं। मुझे पता है कि आपने उस व्यक्ति के 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी का हंडा छीन लिया। यह एक स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट है। अपनी वर्तमान साधना और मार्शल आर्ट क्षेत्र के साथ आपको इसे समझने में सक्षम नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं तो सब कुछ अलग होगा। मेरे मार्गदर्शन से आप जल्द ही छोटी उपलब्धि के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। हालांकि आधार यह है कि आप मुझे इस अंधेरी जगह से दूर ले जाएं। ये जिवेन ने कालड्रॉन दानव की आंखों में भयंकरता की एक चमक देखी और तुरंत समझ गई कि इस खजाने वाले दानव के शब्द केवल उसे धोखा देने के लिए थे। ऐसा करना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। जब तक वह फिर से गठन में प्रवेश करने का साहस करता, यह कालड्रॉन दानव उस पर फिर से हमला करने की हिम्मत करेगा। फिर वह अपनी स्मृति और हाथ की मुहर को गठन और छोड़ने के लिए जब्त कर लेगा। उस समय वह इस विशाल संसार में स्वतंत्र और बंधन मुक्त होगा। हालांकि यह कालड्रॉन दानव दसियों हजार वर्षों से गुजरा था और उसकी साधना केवल आधे चरण वाले सेलेस्टियल बीइंग दायरे के प्रारंभिक चरण तक हीन हो गई थी, लेकिन यह अभी भी उससे कहीं अधिक अत्याचारी था। ये जिवेन यह जोखिम नहीं उठाएगी।